नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। ये चर्चा कई मायनों में खास है क्योंकि पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ है। उस युद्ध विराम की परिस्थितियों में कई सारे सवाल हैं और जो कुछ हुआ 4 दिनों के दौरान 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, उस पर बहुत सारी बातें हैं करने को। और उन बातों को जो समझने वाले और उस पर कमेंट करने वाले लोग हैं आज हमारे साथ होंगे। मैं उन मेहमानों से आप लोगों का एक बार परिचय करवा दूं। स्टूडियो में मेरे साथी विकास मेरे साथ होंगे और बहुत जल्दी जो इस हफ्ते की सारी सुर्खियां हैं उसके बारे में भी आप लोगों को अवगत कराएंगे। लेकिन सबसे पहले मेहमानों के बारे में जानकारी। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वरम यादव जुड़े हैं। आप सदर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर आपकी प्रतिष्ठा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा हमारे साथ यशोवर्धन आज़ाद हैं। एक्स आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और इसके अलावा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं, स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं आईबी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ ही स्मिता शर्मा भी जुड़ी हैं हमारे साथ। इंटरनेशनल अफेयर में उनका दखल है। लगातार आपने उनकी कवरेज अलग-अलग मंचों पर देखी। उनका अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप तमाम विदेश मसलों से जुड़ी चीज़ें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके अलावा आप स्मिता को अ, हर पखवाड़े एक बार चर्चा में सुन भी सकते हैं। तो नमस्ते। ये हमारे आज के मेहमान हैं। हमारे साथ जो पैनल में जुड़े लोग हैं, जल्दी से एक बार मैं 1-2 जानकारियाँ आप लोगों को और दे दूँ और उसके बाद फिर जो इस हफ्ते की बड़ी हेडलाइंस है वो आपको विकास देंगे। सबसे पहले जो हमारी एक कैंपेन की बात है वो मैं आप लोगों को साझा करना चाहता हूँ। न्यूज़ लॉन्ड्री का ये जो हवा का हक कैंपेन चल रहा है उससे जुड़े हैं आप, क्योंकि लगातार हम देखते हैं बार-बार दिल्ली की हवा, नॉर्थ इंडिया के अलग-अलग शहरों की हवा खराब होती रहती है। तो उसको बदलने के लिए, उसमें स्थायी समाधान ढूँढने के लिए सरकारों को और ज़िम्मेदार लोगों को जागरूक करने के लिए, उनकी जवाबदेही तय करने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। इससे आप जुड़ें। न्यूज़ लॉन्ड्री का जो सब्सक्रिप्शन है हिंदी का, खासकर ₹99 का एक सब्सक्रिप्शन जो आप लोगों के तमाम बड़ी संख्या में जो रिक्वेस्ट आती थी कि थोड़ा-सा महँगा लगता है सब्सक्रिप्शन, उनके लिए हमने ₹99 का जो सब्सक्रिप्शन है वो शुरू किया है। मेरे साथ एक क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा। इस क्यूआर कोड के ज़रिए आप सीधे हमारे ₹99 वाला जो सब्सक्रिप्शन है उसको आप ले सकते हैं। और लेटर, आपके लेटर बहुत ज़रूरी हैं चर्चा में। पिछले हफ्तों कुछ हफ्तों से काफ़ी सारे लेटर आए भी हैं और हमने उनको चर्चा में शामिल भी किया है। आगे भी आप अपने लेटर्स ज़रूर लिखें हमें। तरीका एकदम आसान है, podcasts@newslaundry.com। इस पर आप मेल कर दें और सब्जेक्ट लाइन में चर्चा ज़रूर लिखें ताकि वो हमारे पास सीधे आ जाए। अ, सुर्खियाँ जो हैं एक बार जल्दी से विकास आप जी, इनको बताएँ हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को, फिर हम उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। पहले सर जब हमने चर्चा रिकॉर्ड की थी पिछले हफ्ते, तो तब तक संघर्ष विराम, युद्ध विराम जिसे कहा जा रहा है, उसकी घोषणा नहीं हुई थी। जी। तो वहीं से मैं शुरू कर देता हूँ कि पहले तो 10 मई को जो है, तो दोनों देशों के बीच जो है सैन्य स्तर पर बातचीत हुई और उसके बाद जो है सीमा पर गोलीबारी रोकने पर सहमति बनी। जी। इसके तुरंत बाद जो है भारत ने पाकिस्तान पर जो है संघर्ष विराम का आरोप लगाया, क्योंकि सीमा से सटे इलाकों में जो है कुछ गोलीबारी देखी गई। और इसमें एक जम्मू कश्मीर के एक अधिकारी और 2 सुरक्षाकर्मियों समेत कुल 7 लोग जो है अब तक मारे गए, भारत की तरफ। भारत की तरफ से। और इस तरह पाकिस्तान की तरफ से जो जानकारी आई उसमें कहा गया कि भारत के साथ उनके जो संघर्ष में 40 नागरिक और 11 सैनिक मारे गए हैं, 78 उनके जवान घायल हैं और 121 जो है उनके नागरिक भी घायल हैं। ओके। जी। तो ये संघर्ष विराम थे। इसके बाद पिछले 3-4 दिन से जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बार-बार जो है अलग-अलग कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने जो है व्यापार के ज़रिए जो है दबाव दिया और इस तरीके से दोनों देश जो है हुँ। संघर्ष विराम पर सहमत हो गए। और हालाँकि भारत ने उनके इस दावे को खारिज किया है और पाकिस्तान ने इस संघर्ष विराम को अपनी जीत बताया। उन्होंने कहा कि कल जो है उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने वहाँ सीनेट में कहा कि ये सीज़ फायर जो है अभी सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है और 18 मई तक जो है ये सीज़ फायर पर अभी सहमति है। ओके। इसके बाद जो है दोनों देश वो चाहते हैं कि कंपोजिट मतलब पॉलिटिकल स्तर पर जो है दोनों देश बातचीत करने के लिए टेबल पर आएँ। इस बीच चीन ने उन दावों का खंडन किया जिसमें कहा गया कि उसने पाकिस्तान को जो है हथियारों से भरे सैन्य विमान भेजे
और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो है उसने इस बात की पुष्टि की कि पाकिस्तान में जो है किसी भी परमाणु संयंत्र में कोई रिसाव नहीं हुआ। बता दें कि इस बीच ऐसी खबरें भी आई थी कि भारत की ने जो इस तरफ से कार्रवाई की तो पाकिस्तान में परमाणु संयंत्रों में लीक की खबरें आई थी। और इस पूरे संघर्ष में एक नया एंगल जुड़ गया जब भारत और तुर्की के संबंध जो है वो पिछले 1-2 दिन में हम देख रहे हैं जिस तरीके से वो भी थोड़ा तनावपूर्ण हो गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने जो है पाकिस्तान का समर्थन किया था और उस पर प्रतिक्रिया में भारत ने अभी तक जो किया है उसमें सेलेबी एयरपोर्ट की मंजूरी रद्द कर दी है। और एयरपोर्ट की मंजूरी नहीं रद्द की है। जी। सेलेबी एक कंपनी है जी। जिसके कुछ विशेष रियायत भारत सरकार उसकी सिक्योरिटी उसमें देती थी। जी। उसको इमीडिएट इफेक्ट से उसको खत्म कर दिया है। अब उनको वो लोग ग्राउंड नहीं सिक्योरिटी मिलेगी। ऑपरेशंस हैंडल करते हैं कुछ एयरपोर्ट्स में। जी या। तो सेलेबी एयरपोर्ट जो और सर्विसेज पिछले हैं 15 सालों से कर रहे हैं। 10,000 उनकी करीब इंडियन एम्प्लॉइज हैं यहाँ पर। यस। जी। और इस बीच जो है शैक्षणिक जो समझौते हुए थे एमओयू जैसे जामिया से वो भी तुर्की के साथ रद्द किया गया है। और इसके अलावा तुर्की के राजदूत जो थे नामित अली मुराद उनको जो है उनका जो है क्रेडेंशियल सेरेमनी होनी थी। तो विदेश मंत्रालय ने उसको फिलहाल कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास जो है शेड्यूलिंग की दिक्कत है तो उसको फिलहाल अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। जी। तो ये दो बहुत क्लियर सिग्नल हैं जो कि टर्की को भारत सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि जो उसका रवैया रहा भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, जो उसका रुख रहा, उससे भारत सरकार खुश नहीं है। अगली सुर्खी हमारी भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में जो है संघर्ष विराम के बाद जो है विदेश सचिव विक्रम मिस्री उनकी जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग देखने को मिली। और इस बीच उन्होंने अपना जो ट्विटर अकाउंट है एक्स हैंडल जिसे अभी कहा जाता है उसको उन्होंने प्राइवेट कर लिया। और इस दौरान देखने को मिला कि कुछ लोगों ने उनके पारिवारिक और निजी जिंदगी की जानकारी है वो सोशल मीडिया पर डाली और उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की। इस पर भी हम आज थोड़ा बात करेंगे। मैं थोड़ा सा लगे हाथ में जानना एक छोटी छोटी इस पर टिप्पणी लेना चाह रहा हूँ। इसमें स्मिता आप देख रही थी लगातार जिस तरह से विक्रम मिस्री की ट्रोलिंग हुई, उनके फैमिली को टारगेट किया गया, इतना ज़्यादा एक टाइम के बाद स्थिति हुई कि उनको अपना ट्विटर हैंडल प्राइवेट करना पड़ा उसको। मतलब इससे एक मैसेज ये भी जाता है कि आप कितनी बड़ी बातें कह दें या फिर आप एक बड़े देश के नाते आप बहुत बड़ी जीत को अचीव करते हैं, आपकी सेना ने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत अच्छे काम किए, आपके पास बताने दिखाने के लिए बहुत कुछ था, इसके बावजूद बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप उस तरह से उतने हेल्दी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत बैड लूज़र की इस तरह से आप एक्ट करते हैं कि वो जो बड़ा काम किया है सेना ने या जो अच्छा काम किया था उस पर भी आप एक तरह से मिट्टी डाल देते हैं। जो विक्रम मिस्री के साथ हुआ, उनकी फैमिली के साथ हुआ और जिस स्थितियों में, मैं चाहूंगा कि आप तीनों लोगों से एक एक कमेंट। स्मिता सबसे पहले आपसे। ये विक्रम मिस्री जो इस वक्त भारत के टॉप डिप्लोमेट हैं, जो पूरा का पूरा वाकया हुआ है उनके और उनके परिवार वालों के साथ में, उनकी बेटी जो लंदन में लॉयर हैं और उनके खिलाफ ये कहा गया कि भाई आप रोहिंग्यास को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इस बाबत उनके पीछे, जब वो कश्मीरी हैं विक्रम मिस्री, और बहुत लंबी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट रही है उनकी, बहुत सारे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भारत को जो है कूटनीतिक उन्होंने जो जिस तरह की लीडरशिप दी है, अपने जिन पोजीशंस को संभाला है, ये इसमें ना 2-3 चीजें हैं अतुल। एक तो जो हमारे सोसाइटी में, समाज में, और ये मुझे कहना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली, ये राइट विंग इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो नेचर ऑफ बुलिंग देखने को मिल रही है और जिसे लेजिटिमाइज किया जा रहा है एब्सोल्युटली फ्रॉम द टॉप। आपने फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर्स क्रिएट कर लिए हैं जो आपके अपने हीरोज को भी नहीं बख्शते हैं। वो कर्नल सोफिया कुरैशी हो, वो विक्रम मिस्री हो, वो विनय नरवाल की पत्नी हो, हिमांशी हो। एक तो वो सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं कि किनको हम बुली कर सकते हैं, किनको हम ट्रोल कर सकते हैं, किनके खिलाफ हम नफरत की जहर फैला सकते हैं। क्योंकि विक्रम मिस्री को लेकर आपको आखिर सबसे ज्यादा आपत्ति क्या है कि सीज फायर का ऐलान करते वक्त वो चेहरा बने? भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का चेहरा है, लेकिन ये फैसले विक्रम मिस्री नहीं ले रहे हैं, ये फैसले भारत सरकार ले रही है, ये फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सर्विसेज आर्म फोर्सेस के चीफ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये लोग ले रहे हैं। बिल्कुल। विक्रम मिस्री इज द ब्रिज बिटवीन व्हाट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड और उसको कन्वे करना। तो एक तो आपने जो है बहुत सॉफ्ट टारगेट, अगर आपको सही में इतनी नाराजगी थी कि इंडिया ने क्यों पाकिस्तान के इस ऑफर को, जिसे भारत सीज फायर नहीं कह रही क्योंकि ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं हुआ था, भारत कह रही है कि एक आपसी समझौता है कि हमने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज की
और समुंदर, हवा और जमीन पर जो है फायरिंग को बंद करने को हमने अपनी सहमति दी। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से ये रिक्वेस्ट आया, उस दौरान हमने 10 मई को जो है ये रिक्वेस्ट मान। तो एक तो और इनमें से ऐसे जो लोग विसल ब्लो करते, जो लोग इस तरीके से डॉग विस्लिंग करते हैं इन तमाम लोगों पर, ये बार बार देखा गया है। इनमें से कई ऐसे अकाउंट हैं जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर। और उससे भी बड़ी अफसोसनाक बात है कि देखिए, सोशल मीडिया की तो एक अपनी अलग दुनिया है, वो तो वहां जो कुछ चल रहा है, उसकी जो घिनौनी हरकतें हो रही हैं। लेकिन इन डिप्लोमैट्स के जब नंबर्स लीक हो जाते हैं, आपके विदेश मंत्री जो करियर डिप्लोमैट रहे हैं, आज बीजेपी के सदस्य हो, नेता हो, लेकिन उसके पहले उनकी पूरी आइडेंटिटी हैज बीन एज एन आईएफएस ऑफिसर। डॉक्टर जयशंकर का एक शब्द ना बोलना विक्रम मिस्री के बिहाफ पे, प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री इस सब किसी भी तरह के वाक्य में कभी कुछ बोलते ही नहीं है। उनके लिए चुप्पी साधना ही जो है सबसे इजीएस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन एटलीस्ट, क्योंकि एटलीस्ट जो आईएफएस एसोसिएशन है, आईपीएस एसोसिएशन है, आईएएस एसोसिएशन है, इन लोगों ने एटलीस्ट दे फाउंड सम स्पाइन, दे फाउंड अ वॉइस कि आकर इन्होंने जो है स्टेटमेंट्स जारी किए। बट ये इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि एक हमारी ऑडियंसेस को, हमारी डोमेस्टिक सोसाइटी को आज की तारीख में एक तो बरगलाना कितना आसान है, दूसरा इन लोगों की कोई सेंस ऑफ प्रपोर्शन नहीं है कि आपका असली टारगेट कौन है, निशाना किस पे साधना है, सवाल किससे पूछना है। टॉप लीडरशिप से आप सवाल पूछने की आपके पास हिम्मत नहीं है, तो आप ढूंढेंगे कि जो है आप जाकर सॉफ्ट टारगेट्स के पीछे जाए। और तीसरा, आई थिंक विच इज लैक ऑफ जेन्युइन लीडरशिप। देखिए, आप टॉप पोस्ट में बैठ सकते हैं, लीडरशिप वही होता है जो अपने बुरे वक्त में अपनी फौज के साथ, अपने लोगों के साथ खड़ा होता है, उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में डिफेंड करता है। और जब विक्रम मिस्री जैसे एक डिप्लोमेट को अगर आप आकर पब्लिकली डिफेंड नहीं कर सकते हैं, तो आई एम सॉरी, ये टॉप लीडरशिप की लीडरशिप, द लैक ऑफ लीडरशिप पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़ा करता है। ठीक बात। जनरल साहब, पहले तो जय हिंद एंड भारत माता की जय टू ऑल योर व्यूअर्स। और जैसा स्मिता जी ने बोला, मैं उससे सहमत हूँ। मिस्टर मिस्री हमारे देश के इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी हैं, सबसे सीनियर ब्यूरो से। और ये जो लड़ाई हुई है, वो लड़ाई फौज ने नहीं लड़ी है अकेले। इस लड़ाई के पीछे पूरा हमारा सरकार का जो यंत्र है वो उसमें शामिल है, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इंडियन पुलिस और आईएएस ऑफिसर्स एंड एवरीबॉडी एंड पॉलिटिशियन, पूरे गवर्नमेंट के जितने सब इसके अंदर, सबका ये साझा हुआ है। एक नेशनल सिनर्जी हमने शोकेस करी है, और इस नेशनल सिनर्जी को तोड़ने के लिए ये जो लोग इस प्रकार की उलूल-जुलूल बात कर रहे हैं, तो उस चीज को तोड़ना चाहते हैं, और ये जाहिर करना चाहते हैं कि कितने ज्यादा चिंक्स इन द आर्मर। तो ऐसी बात नहीं है। हमारे देश ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है पूरी दुनिया के अंदर। देखिए, 4 दिन के अंदर एक देश को उनके घुटनों पर ले आना, वो भी बिना इंटरनेशनल बॉर्डर या एलसी को पार किए हुए, अपनी टेक्नोलॉजिकल जो एज है उसके जरिए, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे आने वाले वक्त के अंदर ये जो कैंपेन हुई है 4 दिन की, ये पूरे विश्व में सभी मिलिट्री स्कूल और सभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें चीज पढ़ाई जाएगी, किस प्रकार से पूरा देश एक साथ इकट्ठा होकर, सभी सरकार के जितने भी अंग हैं सब इकट्ठा होकर किस प्रकार से एक सिनर्जी करते हैं, समन्वय करते हैं, और देश की इज्जत को सबसे ऊपर रखते हुए और एक युद्ध को जीतते हैं। और मिश्री साहब के जो अगेंस्ट जो है, मैं उसके बहुत ही खिलाफ हूँ, और जिन लोगों ने किया है वो तो गलत आदमी है, उनकी तो बात सुननी ही नहीं चाहिए, और सोसाइटी को ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। आजाद साहब, जहां तक विक्रम मिश्री को ट्रोल करने का सवाल है, 3 बिंदुओं पे बोलना चाहूंगा। नंबर 1, जो व्यक्ति जिन्होंने इनको ट्रोल किया वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं, वो किसी चीज को जानकार नहीं है। तो जो इस बात को नहीं जानते कि सीज फायर का डिसीजन तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करती है, सारे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी निर्णय लेती है, जितने भी शीर्ष विषय होते हैं सुरक्षा के बारे में। तो इस तरह जो ऐसे व्यक्ति ट्रोल करें वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ है। दूसरी बात, जहां तक विक्रम मिश्री का सवाल है, हम अपने करियर में हम लोगों ने कई ऐसी चीजें देखी हैं, तो मैं इसे कोई महत्वपूर्ण नहीं मानता। कोई ट्रोल करे नहीं करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और इसलिए मैं इज्जत करता हूं विक्रम मिश्री की, उन्होंने अपना पर्सनल अकाउंट जो है बंद कर दिया। तो ये कोई ऐसा बेवकूफ़ी हमारी है, इसमें कोई शक नहीं। स्मिता ने बिल्कुल ठीक कहा कि IFS और IPS एसोसिएशन ने उनका बैकिंग किया, लेकिन मुझे बहुत ही गहरा दुख है कि IPS, IAS और IFS एसोसिएशन ने जब कर्नल सोफिया के खिलाफ एक अव्वल दर्जे के बेवकूफ मंत्री ने स्टेटमेंट दिया और एक अव्वल दर्जे के एक दूसरे नमूने MP ने जो SP पार्टी के थे, उन्होंने जाति बतानी शुरू करी भारती जी के बारे में, जो हमारे बिहार के हैं, पूर्णिया के हैं, और उनके बारे में ये बताया कि ये यादव हैं, और व्योमिका के बारे में विंग कमांडर, यूनिफॉर्म में जिस व्यक्ति का कोई कास्ट नहीं होता, रिलीजन नहीं होता, जिस दिन हमने पुलिस ज्वाइन की हमारे वर्दी में कोई भी ये नहीं था। और जिन व्यक्तियों ने, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस में, जनरल साहब की बात से मैं एग्री करता हूं, जिन आर्म्ड फोर्सेस में 4 दिन में आपको ये फतह हासिल करके दी, ऐसी बेवकूफ़ी और ऐसी बदतमीजी की जो बात हुई, उसके बारे में एसोसिएशन ने कुछ न कहा, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के भी लोग हमारे कोलीग्स हैं और इन्होंने हमारे वतन को सुरक्षित रखा और हमें सुरक्षित रखा। तीसरी बात ये है जो इस विषय के बारे में, देखिए ट्रोल्स तो चलते रहेंगे, इसमें कोई, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि इस संबंध में कम से कम ये अपेक्षा की जाती थी, कोई एक मंत्री, कोई एक सरकार का एक जिम्मेवार व्यक्ति इसके बारे में एक बहुत ही कड़ा एक रुख अपनाता, एक स्टेटमेंट देता, और वाकई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और कहता कि हम इस बात की भर्त्सना करते हैं और ऐसे अगर लोग हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक बात। ये थी मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरीके से आप तीनों ने मैं इस बात सिर्फ को। एक बात अतुल कहना चाहती हूँ कि यहाँ 2 चीजें हैं। एक तो हम ट्रोलिंग को हम रोक नहीं सकते, ये आज की तारीख में हकीकत बन गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जरूर रिफ्लेक्ट करता है एक सडन जो सेट इन कर रहा है, क्योंकि आज की तारीख में जब आप ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ करते हैं जिसकी कॉन्सिक्वेंसेज रियल लाइफ में स्पिल ओवर होती हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में आपके खिलाफ डॉग विसल किया जाता है और उसके बाद जब फोन नंबर्स लीक कर दिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट्स हैं, क्रिटिकल वॉइसेस हैं, हम लोग टारगेट हुए हैं, जिनके फोन नंबर्स लीक हो जाते हैं, रात रात भर थ्रेट कॉल्स आते हैं, विमेन को सेक्सुअल असॉल्ट के मैसेजेस आते हैं। इट मेक्स दैट एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली अनहेल्दी फॉर एनी काइंड ऑफ डायलॉग और डिबेट, जो डेमोक्रेसी का हॉलमार्क नहीं हो सकता है। वही विक्रम मिस्री जो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बाकायदा कह रहे थे, जब उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को शायद इस बात को समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि इंडिया में हम डिसेंट क्रिटिसिज्म अलाउ करते हैं क्योंकि दैट्स द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक तो आप लोगों के खिलाफ इस तरह के अभियान चलाकर उनको जो आप चुप्पी साधने के लिए मजबूर कर देते हो, दिस इज सैड। दूसरी बात है, देखिए कनाडा में जब हमारे जो तल्खियां चल रही थी, जो हमारे वहां पर कॉन्सल जनरल वगैरह थे, उन लोगों के नंबर्स जब पाकिस्तान कनाडा में लीक कर दिए गए थे, इंडिया ने उसको डिप्लोमेटिकली कनाडा के साथ उठाया था, क्योंकि उससे आप उन डिप्लोमेट्स का आप खतरा बढ़ा रहे हो, लेवल ऑफ खतरा बढ़ा रहे हो। फॉरेन लैंड में जिस चीज को आप गलत कर रहे हो, वो जब आपके अपने ही लोग अपने ही डिप्लोमेट्स के साथ घर में करें, और ऑब्वियसली उनको चिंता होगी अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर, उनको चिंता होगी अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर, तो मुझे वो एक पोस्टर याद आता है जिसमें कहा जाता है, वी हैव आइडेंटिफाइड द एनिमी एंड द एनिमी इज विद हिम। ठीक बात। एक बार बाकी हेडलाइन हो जाए उससे पहले बस मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाह रहा था कि एक तो इसका बहुत बड़ा जो पहलू है वो राजनीतिक है, और ये जो अटैक होते हैं बहुत टारगेटेड और सामूहिक रूप से होते हैं। इक्का दुक्का रैंडम लोगों से मुझे लगता है किसी को फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर इतने सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जिनका अपना अनुभव रहा है, लेकिन जो विक्रम मिस्री के साथ हुआ या जितनी आपने घटनाएं गिनाई हैं स्मिता, लगातार एक के बाद उसमें एक पैटर्न है और वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से आता है। ये चिंता की बात है उसमें सबसे ज्यादा। दूसरी बात, आपने एस जयशंकर साहब की बात की, जो विदेश मंत्री हैं हमारे, उनके ऊपर हम आज बात करेंगे आगे के चर्चा में। पहले एक बार बाकी सुर्खियां हो जाए विकास जी। तो इसी तरह की मिस्री वाले मामले की एक और सुर्खी जो है वो मध्य प्रदेश से आई, जहां वहां बीजेपी के मंत्री कुंवर शाह ने जो है कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक विवादास्पद टिप्पणी की, और उसके बाद उन पर FIR दर्ज हुई हाईकोर्ट के संज्ञान लेने पर, और वो उस FIR को कैंसिल कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पहले हाईकोर्ट ने उनको लताड़ लगाई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप मंत्री हैं और आपको ऐसे जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, और
सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जो है उन्हें तत्काल राहत देने से भी मना कर दिया और ये मामला अब अगले हफ्ते सुना जाएगा। अगली सुर्खी हमारी बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जो है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की जो है सभी राजनीतिक गतिविधियों पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें इलेक्शन लड़ने से भी रोक दिया है। और ये फैसला वहाँ जो मोहम्मद यूनिस फिलहाल कमान संभाले हुए हैं उनकी अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने लिया और ये आतंकवाद विरोधी कानून के तहत ये फैसला लिया गया। हसीना को जो है पिछले साल छात्र आंदोलन के बाद जो है सत्ता से हटना पड़ा था। अगली हमारी सुर्खी अमेरिका और चीन से जुड़ी है। ये अमेरिका और चीन ने जो सोमवार को आपसी व्यापारिक तनाव जो है वो कम करते हुए जो पिछले 90 दिनों तक का जो टैरिफ वाला मामला था उस पर निलंबन पर सहमति जताई है और दोनों देशों के बीच जो है अब शुल्क 10% तक जो है रह गया है। उससे अगली हमारी सुर्खी पंजाब से है। पंजाब के अमृतसर जिले के मजीठा में जो है 13 मई को मिलावटी शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई। इनकी उम्र जो है 26 से 80 साल के बीच थी और फिलहाल 10 लोग गंभीर हालत में हैं। यह हादसा मिलावटी शराब पीने के कारण हुआ। फिलहाल पुलिस और प्रशासन जो है वो जांच कर रही है कि कुछ और इसमें वजह तो नहीं है। इसके अलावा जस्टिस BR गवई ने जो है बुधवार को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और न्यायमूर्ति गवई जो है वो उनका कार्यकाल जो है इस साल नवंबर तक माना जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी एक अगली हमारी सुर्खी है, वो राष्ट्रपति ने जो है सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं और उन्होंने पूछा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो मंजूरी की जो समय सीमा है वो सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों एक फैसले में तय करी थी कि उसको लेकर उन्होंने 14 सवाल पूछे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के क्लोज 1 के तहत जो है कोर्ट से राय मांगी है कि क्या संविधान में समय सीमा ना होते हुए भी न्यायपालिका ऐसा कोई निर्देश दे सकती है। और अगली हमारी जो अंतिम सुर्खी है वो छत्तीसगढ़ और मणिपुर से। छत्तीसगढ़ के कर्रे गुतलू पहाड़ियों में जो है 21 दिनों की कार्रवाई के दौरान 31 माओवादी मारे गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इसे ऐतिहासिक सफलता बताया है। वहीं मणिपुर के चंदेल जिले में असम राइफल्स और सेना के बीच जो है संयुक्त ऑपरेशन में 10 संदिग्ध कुकी मिलिटेंट मारे गए हैं। तो ये हमारी इस हफ्ते की सुर्खियां थी। ठीक बात है, तो हम चर्चा को शुरू करते हैं। जो पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो घटनाक्रम रहा उसको क्रोनोलॉजी को अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें तो मैं बता दूं कि 10 तारीख को जो हमारे सामने विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया था। उससे भी पहले पाकिस्तान के जो भारत में दूतावास है उसने भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क करके इस बातचीत को आगे बढ़ाने की पेशकश की थी, जिसको मानते हुए भारत के डीजीएमओ ने और पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात की और फिर उस पर सीज फायर की सहमति 10 मई को शाम को 5 बजे से बनी थी। इस सहमति की घोषणा सबसे पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने की, उसके बाद मार्को रूबियो ने की और उसके बाद विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप के 2 और बयान आए, फिर उसमें उन्होंने और बहुत सारी बातें कही हैं कि कैसे उन्होंने इसमें मध्यस्थता की है। मार्को रूबियो ने यहाँ तक कर बयान दिया कि वो किसी तीसरे न्यूट्रल जगह पर आगे दोनों सरकारें बात करेंगी। तो एक जो चिंता की बात इसमें निकल कर आई कि भारत का जो पाकिस्तान को लेकर या किसी भी दूसरे देश को लेकर जो द्विपक्षीय बातचीत का जो नजरिया रहा है, जो उसकी डॉक्ट्रिन रही है कि किसी भी तरह के विवाद का निपटारा द्विपक्षीय होगा, बायलैटरल होगा, उसमें एक तरह से पाकिस्तान के जरिए या पाकिस्तान की तो कोशिश रही है, अमेरिका की एंट्री हुई है और अमेरिका की तरफ से साफ साफ ये कहा गया कि उन्होंने मध्यस्थता की है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर भी ये बात। दूसरी बात एक जो नजर आई जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान में भी और मार्को रूबियो के बयान में भी, वो ये कि आप देखें अगर 9/11 की घटना के बाद से आमतौर पर एक ये वो बन गई थी कि जिसमें आतंकवाद जैसे मुद्दे को लेकर जो वेस्टर्न कंट्रीज थी और अमेरिका, खासकर अमेरिका भी, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विवाद को भारत और पाकिस्तान एक पलड़े पर रखकर एक बराबर संतुलन रखकर तौलने का वो बंद कर दिया था। अमूमन उससे पहले हम देखते थे कि अमेरिकन राष्ट्रपति भारत आते थे तो वो पाकिस्तान भी जाते थे, पाकिस्तान जाते थे तो भारत भी आते थे, तो ये एक किस्म का संतुलन वेस्ट साधता था भारत पाकिस्तान के मसले में। ये चीज धीरे धीरे कम हो गई थी। इस पर्टिकुलर विवाद में जो बयान आए हैं अमेरिका की तरफ से, ऐसा लगता है कि अमेरिका ने एक बार फिर से वही पॉलिसी उसी तरफ कदम बढ़ाते हुए और दोनों देशों को, मसलन उनका उस बयान में ये कहना कि दोनों ग्रेट नेशंस के और दोनों के ग्रेट स्टेट्समैन के बीच में ये समझौता हुआ है और ये
पता है हमको, आपको पूरी दुनिया को पता है कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर से किस तरह का रिश्ता है, वहाँ पर उसकी आर्मी का, उसकी सिविलियन गवर्नमेंट की वक़्त कितनी है, हैसियत कितनी है, इन सब चीज़ों के बावजूद जो ये रवैया है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। तो एक तो सबसे पहले मैं आप तीनों लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल संबंधों में भारत के वो जो खासकर भारत पाकिस्तान के नज़रिए से हम कहें तो उसमें बाकायदा समझौते हैं, 2 एक शिमला एग्रीमेंट है जिसमें बायलैटरली चीज़ों को निपटाने की बात है। उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन है जो कि शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में, उसमें भी बायलैटरली दोनों चीज़ों, हर विवाद को निपटाने की बात कही गई है। इसके बावजूद अब अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो क्या ये, इसको थोड़ा-सा मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये पाकिस्तान की कूटनीति की एक तरह की सफलता है जो हमेशा वो किसी तीसरे पक्ष को लाने की कोशिश करता था, या फिर क्या ये भारत की एक किस्म की कूटनीतिक गफलत भी है या चूक हुई है, उसकी एक कमजोरी उस इस मामले में सामने आई है? सबसे पहले मैं आप चाहूंगा कि आजाद साहब और जनरल साहब अपनी बात रखें पहला, और फिर उस पर स्मिता का कंक्लूडिंग देखिए, रिपोर्ट। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में हम बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल, सेक्शंस पे विश्वास करते हैं। हम्म। आज की दुनिया जो है एक दूसरी दुनिया है। ट्रम्प एक ऐसा व्यक्ति है जो पॉलिटिशियंस में अपवाद है। वो कुछ से कुछ कहीं भी बोल देते हैं। अमेरिका के जो लोग हैं वो भी उन्हें पसंद करते हैं, वो भी उन्हें हेट करते हैं, और ऐसा चलता रहता है। ट्रम्प ने 3 स्टेटमेंट दिए हैं 3 दिन में, और चौथे बार आज ये भी स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं नहीं, हमने तो खाली मदद की थी, असल तो ये उन्हीं का मामला है। तो मेरे ख्याल से हमें बहुत ज्यादा इन चीजों में जाना ही नहीं चाहिए। नंबर 1, ट्रंप ने ये कहा कि हमने मध्यस्थता कराई और ट्रेड का ये कराया। ट्रेड का कोई इशू नहीं था। फॉरेन जो हमारे मिनिस्ट्री है उन्होंने इसका प्रतिवाद किया, उसका जवाब, हमने सारी चीजों का जवाब दे दिया। वो बात दूसरी है। अब सवाल है इंडिया और पाकिस्तान का जो इक्विवेलेंस की हम बात करते हैं, छोड़िए उस बात को। सवाल ये है कि इंडिया अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। हम अपने आप को ही बराबर इक्वेट करते रहते हैं। सबसे पहली बात कि हम हर मामले में पाकिस्तान को गाली देना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है? मैं तो बल्कि ये कहता हूं यूएन में उनके खिलाफ कुछ बोलो ही नहीं, उनके बारे में बात ही नहीं करो। हम पाकिस्तान को किसी भी तरह से, हमने उसकी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक जगह है कि जब वो 35 साल के टेररिस्ट इतिहास में 16 साल ऐसे हैं जहां की 1000 से ज्यादा मौतें हुई। इसीलिए सबसे ज्यादा हमारा काम जो है उनके साथ सुरक्षा, कि हमारा सुरक्षा कवच कैसा है। इसमें हमारी आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस एक साथ है। इसको हमें और मजबूत करना है। बाकी हमें उनके बारे में बिल्कुल भूल जाना है। जहां तक हमारी पॉलिसी का सवाल है, इंडिया और अमेरिका के साथ एक्सीलेंट रिलेशन रहेंगे। हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन बिल्कुल तैयार है। सब चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक अमेरिका और पाकिस्तान का सवाल है, अमेरिका के दिल में एक दर्द बराबर पाकिस्तानियों के लिए रहेगा। ये जनरल साहब भी इस बात को जानते हैं, स्मिता भी इस बात को जानती है। 1979 से जो उनके रिश्ते हैं, अब मैं उसको डिटेल में आपका समय नहीं खराब करना चाहूंगा, ये सबको सर्वविदित है। सबको ये आज 14 करोड़ रुपया शाहबाज जो हैं वो जी वहां के जो मुल्ला हैं, मर्डरर जेईएम के, उनको दे रहे हैं 14 करोड़। तो क्या ये अमेरिका को नहीं मालूम है? और इनको 1 बिलियन ट्रांच दिया गया है आईएमएफ के द्वारा, जिसको कि इंडियन मुजाहिदीन फ्रंट कहना चाहिए या इंटरनेशनल मुजाहिदीन फ्रंट। तो ऐसे में जो आज की जो भौगोलिक स्थिति है, उसकी जो वास्तविकताएं हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं। तो हम पुराना शिमला एग्रीमेंट में क्या था कि हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, सीज फायर ठीक रहेगा, हम दोनों बात करेंगे। मान लीजिए अगर किसी ने कह भी दिया कि हम मध्यस्थता का ऑफर कर रहे हैं, तो हम क्यों इतने चिढ़ते हैं? बोले हाँ आओ, लेकिन जब वो बात हो हम अपनी बात कह दें कि हाँ भाई नहीं, ये टेररिस्ट स्टेट है, हम नहीं करेंगे ऐसे बात। तो हमें भी इतना उबलना नहीं चाहिए। कोई कह दिया हम चिल्लाने लगते हैं, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा देश गंभीरता से चलता है और अपनी ओर चलता है, और मैं समझता हूं हमारी पॉलिसी बिल्कुल फर्स्ट क्लास रही है। एक चीज अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हाँ, इंटरनेशनल जो प्रेस है उससे हमें डील करने के लिए एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। या तो हम ये कह दें कि वो जो लिखे मरे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी चीज ये, ज़ेलेंस्की हैं, उनके खिलाफ बहुत लोग हैं,
लेकिन वो खुद इंटरनेशनल प्रेस को फील्ड करते हैं, बात करते हैं, तो इससे इंटरनेशनल प्रेस भी महसूस करता है। जो चीजें, मान लीजिए, कुछ तो चीज मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर वहां से बात होती है किसी राफेल के बारे में, भारतीय एयर मार्शल भारती ने एक्सीलेंट जवाब दिया, ऑल आवर पायलट्स आर सेफ होम। उसका जवाब दीजिए, भागते क्यों है किसी चीज से, टेक इट अपफ्रंट और ये कहे। तो इसीलिए मेरा ये कहना पड़ेगा, किसी मंत्री को हमें इस योग्य बनाना पड़ेगा। हमारे मंत्री बात नहीं करते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स आगे आके बोलते हैं। किसी एक मंत्री को तैयार होके करना पड़ेगा जो कि आप फील्ड कर सके, प्रेस को बात कर सकें अच्छी तरह से, और ये सबसे आवश्यक चीज है हमारे लिए अभी भारत में। थैंक यू जनरल साहब। देखिए, मैं जो यशवर्धन जी ने बोला, मैं पूरा 100% सहमत हूँ। हमारी जो डॉक्ट्रिन है उसके अंदर बहुत ही चेंज किया है। इसकी वार्तालाप शायद अभी अब आज की वार्ता में आगे करेंगे, इस वक्त नहीं, लेकिन हमको बहुत ज्यादा बाल की खाल निकालने की जो हमारी प्रैक्टिस है कि एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक उसके ऊपर हम जंप करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने हम जा रहे हैं और हमारी जो मिलिट्री पावर है वो बहुत तकड़ी है। तो हिंदुस्तान आज की तारीख में टॉप 4-5 जो पावर्स है उसके अंदर है। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ए सुपर पावर। तो हमको किसी कौन क्या बोलता है हमको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमारा फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने देश को डेवलप करें, चौमुखी हमारी उन्नति हो, और किस प्रकार से टेक्निकली, डिप्लोमेटिकली, हर तरीके से हम अपने देश को आगे रखें। और हाँ, ये छोटी मोटी इरिटेंट जो है उनका हमको जवाब देना चाहिए, जैसा कि यशवर्धन जी ने बताया कि हमारा ये आज की तारीख में परसेप्शन मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ी चीज होती है। तो परसेप्शन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसके ऊपर हमको तवज्जो देनी चाहिए और एक बड़ी प्रोफेशनल तरीके से इन चीजों को, ये वक्तव्य जो इंटरनेशनल प्रेस में आते हैं या एक देश दूसरे देश के बारे में बोलते हैं, उसको बड़ी प्रोफेशनल तरीके से हमको हैंडल करना। ठीक बात है। मुझे लग रहा है कि स्मिता को काफ़ी कुछ चीज़ें बोलनी है, लेकिन उससे पहले बस एक दो चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ। ये जो आज़ाद साहब आपने बात कही, उसकी बहुत सारी चीज़ों से अग्री करते हुए एक दो चीज़ें उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, और वो ये है कि बहुत छोटे से एक उदाहरण से मैं इसको समझाना चाहूँ तो, सड़क पर आप चलते हैं और आप एक रूल फॉलो करते हैं, उस रूल और रेगुलेशन से चलते हैं कि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन ये एक्सीडेंट ना हो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके अपोजिट साइड से जो आ रहा है वो भी उतना ही उस कानून का पालन करने वाला हो। तो यहाँ पर आकर जैसे आपने जो बात कही, वहाँ पे मेरा एक बड़ा मेजर डिसएग्रीमेंट है कि आप अगर ये केवल कहते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्यों हमें उसकी चिंता करनी चाहिए, हमें नहीं करना है, या वो जो भी बोल रहा है, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी। मसला ये है कि 22 लोगों की मौत के बाद आप पाकिस्तान को इग्नोर कर ही नहीं सकते। मसला ये है कि 89 ऑनवर्ड यहाँ पर एक थर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक पूरा वो चल रहा है। आप पाकिस्तान को इग्नोर कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान इज़ नॉट लाइक कि नेपाल जैसा कोई देश है या कोई श्रीलंका जैसा देश है जिससे हम और दूसरे तरीके से डील। तो एक तो मेरा ये डिसएग्रीमेंट है कि आप पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते आज की सिचुएशन में। दूसरा ये कि थर्ड स्टेट जो परसेप्शन की बात जनरल साहब ने कही, परसेप्शन क्या है? परसेप्शन यही है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, और साथ में जो हमारे साथ, जिसके साथ हमारी कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम किस लाइट में रख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। हम उसको इग्नोर करके केवल अपने को बहुत अच्छी छवि में नहीं रख सकते, या केवल उसको बदनाम करके एक उसमें लगातार शल्किंग इमेज नहीं बना सकते। तो दोनों के बीच में एक किस्म का संतुलन होना चाहिए, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये एक दो मेरे डिसएग्रीमेंट थे। स्मिता, पहला आपका कमेंट। एक्चुअली बहुत कुछ है बोलने के लिए, और यशो जी ने जो बातें की हैं, कुछ पॉइंट से मैं अग्री करती हूँ, बट आई डू हैव अ कॉन्ट्रेरियन व्यू एंड कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं। आई डू अग्री विथ यू अतुल कि हम ये फैंटेसी लैंड या स्ट्रेटेजिक डिल्यूजन होगा टू थिंक कि वी कैन इग्नोर पाकिस्तान, हम नहीं कर सकते हैं। पिछले साल जब इस्लामाबाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक चल रही थी जिसमें डॉक्टर जयशंकर थे, उस वक्त हम लोग जोक कर रहे थे क्योंकि उस वक्त कनाडा की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी, जो कुछ हो रहा था, और इट वाज ब्लोइंग अप। तो हम लोग कह रहे थे कि पाकिस्तानियों को जो है ना बड़ा फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, कि अभी तक हम इंडिया के दुश्मन नंबर 1 थे, आज देखो कनाडा दुश्मन नंबर 1 बैठा हुआ है,
इंडिया की प्रेस एससीओ की बात कर रहा है या कनाडा की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है। हाँ, तो एक तो वो वापस से रीसेट हो गया है। मतलब एक ऐसा वक्त आया था पिछले साल में जब हम गिना करते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100 में से आपके जो है 5 क्वेश्चन पाकिस्तान पर पूछे जा रहे थे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर एक्चुअली ऑन यूएस, ऑन कनाडा, ऑन अदर कंट्रीज। वी आर अगेन बैक टू अ स्टेट जहां 95% क्वेश्चंस जो है पाकिस्तान पर ही हैं। इट शुड बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, इट शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, खास करके तब जब आपकी नैरेटिव लगातार, आपकी जो राजनीतिक घरेलू नैरेटिव है वो ये है कि ना केवल हमारा पासपोर्ट वजनदार हो रहा है, हम तो एक डिफरेंट लीग में चले गए हैं जी, देखिए हमारी जो पुतिन से दोस्ती है जी, हमारी ट्रम्प साहब से दोस्ती है जी, सारे के सारे लोग जो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, और आप अपने आप को चीन के साथ कॉम्पीट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन चाइना बार बार जो है मैनेज कर रहा है टू पुट यू इनटू अ बॉक्स। चाइना का जो हेल्प है पाकिस्तान, और उस पर आगे हम बात भी करेंगे, और उससे जो है आप नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहे हैं। दूसरी बात है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने 6 दिन में 6 बयान दिए हैं, और ये जो आखिरी बयान है जिसको बहुत सारी मीडिया कह रही है कि पूरा यू टर्न कर दिया, आई थिंक दे आर बीइंग डिल्यूशनल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू से आई डिड, बट आई श्योर एज हेल्प, आई श्योर एज हेल्प टू सेटल द प्रॉब्लम बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया लास्ट वीक, व्हिच वाज गेटिंग मोर एंड मोर हॉस्टाइल। डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा कि मैंने कोई रोल नहीं प्ले किया है, आई एम श्योर एज हेल आई हेल्प देम कह रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, इट्स जस्ट लेक्सिकॉन्स डिफरेंट। और ये चीजें क्यों मैटर होती हैं? क्योंकि जब 10 मई को 5:33 पर डोनाल्ड ट्रंप पहले ट्वीट करते हैं, उसके बाद इशाकदार 5:38 पर जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री है वो ट्वीट करते हैं, 6 बजे विक्रम मिस्री ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं, 6:10 पर डॉक्टर एस जयशंकर का जो है ट्वीट आता है, और आप लगातार जो है अगर कह रहे हैं, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के आप बयान को देखिए उसमें लिखा हुआ है यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर, और डोनाल्ड ट्रंप ये जितनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो एडलिब नहीं कर रहे हैं, ये रीड आउट कर रहे हैं स्टेटमेंट से, लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण हो। आपने 5 दिनों तक डिनायल्स किस हवाले से दिए? आपने सोर्सेस के हवाले से दिए। हम लोगों को मैसेज आ रहे थे एमईए से लगातार कि सोर्सेस डिनाई। छठे दिन विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो एक डिनायल देते हैं, लेकिन अगेन इट्स अ सॉफ्ट डिनायल, नो नेमिंग ऑफ ट्रंप, नो नेमिंग ऑफ यूएस, यू रिपीट कि पाकिस्तान के डीजीएमओ वी हैड एन अपर हैंड, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा, और ये बात को आपने करार कर दिया कि भाई कश्मीर पर हमारा कोई मुद्दा जो है चेंज नहीं होना है, कश्मीर पर अगर पाकिस्तान के साथ बात होगी तो पीओके पर ही होगी। आप अगर प्रेस को अगर ब्लेम करना चाह रहे हैं, या तो यशो जी ने जो कहा, आप वेस्टर्न प्रेस क्या लिख रहा है, यू ग्रो अ थिक स्किन, यू डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन जब आप इतने सेंसिटिव होते हैं कि रह रहकर आप वेस्टर्न प्रेस को आप टारगेट करते हैं, आप कभी उनके अकाउंट स्टेट ब्रॉडकास्टर्स को होल्ड कर लेते हैं, कभी उनके आप ब्यूरो चीफ्स को आप पुल अप करते हैं, उनको बुलाते हैं, इसका मतलब है व्हाट वेस्टर्न प्रेस इज राइटिंग इज गेटिंग अंडर योर स्किन। और वेस्टर्न प्रेस जाहिर सी बात है ज्यादा तवज्जो देगा अगर प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोबल सुपर पावर एक के बाद एक बयान देंगे, और उसको आप डिफ्यूज करने के लिए all you have, I mean with all due respect, Randeep Jaiswal is a fine diplomat, हमारे डिप्लोमेट्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन there is a difference in position of authority कि कौन किस पोजीशन से बोल रहा है। तो ये जो हमारी इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है उसमें बहुत गैप्स देखने को मिल रही है। देखिए आर्म्ड फोर्सेस की जो फर्स्ट ऑपरेशन सिंदूर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी ऑप्टिक्स वगैरह को लेकर हमने तारीफें की, लेकिन आज की तारीख में मैं बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी हम लोग बीट रिपोर्टर्स सवाल पूछते रह जाते हैं, आस्किंग फॉर अपडेट्स, घंटों तक अपडेट्स आने में वक्त लग जाता है, जिसमें मिसकम्युनिकेशन होता है, स्पेकुलेशन बढ़ जाती है, सर्कस शुरू हो जाता है। व्हाई आर वी नॉट लर्निंग कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन आज की दिन एंड एज में मैटर करता है। एंड तीसरी बात मेरा ततुल, हम लोग जिस तरीके से डील कर रहे हैं, हम सामान खरीद रहे हैं चीजों से, ये सिर्फ यूएस ही नहीं, हमें ये भी समझना होगा कि जिस रशिया को लेकर हमने रशिया को एक बार नहीं कहा कि रशिया इज इन्वेडेड यूक्रेन, हमने रशिया को एक बार कंडेम नहीं किया फॉर एन एक्ट ऑफ वॉर, लेकिन वही रशिया लाइक इन 2019 पुलवामा के बाद इस बार भी अगर आप उनके रिएक्शंस को देखें तो उन्होंने वापस से वही सेम बात कही कि अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट करना है भारत और पाकिस्तान को म्यूचुअली तो वी कैन हेल्प। तो ये जितने देश हैं जिनको हमको लगता है कि सॉलिडली जो है हमारे साथ शायद खड़े होंगे इन आवर वॉर अगेंस्ट टेरर, इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अगर वो लोग इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ब्रैकेट में वीव इन करते हैं, रिस्ट्रेंट की बात करते हैं, 2019 में बल्कि ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा था, ज्यादा क्लियर टर्म्स में सपोर्ट देखने को मिला था
for Indian cross action. हम्म, इस बार वो सपोर्ट कम मिला है. I mean, we have to accept. Even Prime Minister Modi's biggest supporters जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली आज की तारीख में इंडिया अलग थलग नजर आ रहा है. हमें अपना काम जो है खुद करना होगा विदाउट अ डाउट. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बाकी लोग जो है हमारे लिए हेवी वेट पुलिंग करेंगे. बस मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाह रहा था कि जो फॉरेन प्रेस से जुड़ा मसला है, और आप बहुत क्लीशे में हमेशा ये बात हमारे यहाँ होती है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, विच इज़ गुड, विच इज़ राइट. ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो डेमोक्रेसी कितनी हेल्दी है इसकी बात जब हम करते हैं तो कुछ चीज़ें, कुछ सवाल खड़े होते हैं. मसलन इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एक देश ने देखा, दो देश लड़ाई के युद्ध के मुहाने पर थे, उनके बीच में जाने गई हैं, फायर हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं 3-4 दिन के दौरान, और हम उसके बाद पाते हैं कि इतना हो हल्ला सब कुछ के बाद एक पूरा पॉलिटिकल वैक्यूम है. एक सिंगल पॉलिटिकल लीडर का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है. जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बार बार बोल रहा है, जिसकी तरफ स्मिता आप इशारा कर रही हैं, कि अगर दुनिया के एक सबसे पावरफुल कंट्री का लीडर लगातार बोलेगा तो उसकी बात दुनिया में होगी, नो मैटर हाउ लाउड माउथ ही इज. कितना भी बड़बोला बकवास करने वाला आदमी हो, लेकिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति है. क्या ये बात बनती नहीं थी, ये लॉजिकल नहीं था, ये बनता नहीं था हमारी तरफ से कि एटलीस्ट विदेश जो मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर आते और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जनता लोग जो मीडिया के सवाल थे उन सवालों के जवाब देते, ताकि एक वो जो पॉलिटिकल वैक्यूम खाली हुआ है. प्रधानमंत्री जाके ऑप्टिक्स के लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने सैनिकों से बातचीत की, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने बयान दिए, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है. रक्षा मंत्री जाकर श्रीनगर में, वहाँ जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहाँ पर वो भाषण दे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है. एस जयशंकर के स्टेटमेंट्स आते हैं अलग अलग जगहों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं. प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? एक ब्यूरोक्रेट वो कर रहे हैं. अब उसमें जब पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रंट से आकर सामने ही नहीं करना चाहती सवालों का, तो क्रेडिट लेने के लिए केवल आप आ रहे हैं, केवल वो. और भारत की तरफ से इतनी जबरदस्त. Hello, can I intervene? यस प्लीज. I thought you had given us the topic of Sindoor. We were to discuss that. जी And what I find, it is journalist versus the rest. All जी right? बोले. Kindly decide what you want. All right. Do not get into mudslinging. He has not held a press conference or anything else. If you want to have a debate or a discussion of Sindoor, I'm available here. Otherwise, I think I'll quit. So You can continue with your verbal diarrhea, whatever you have. नो जनरल साहब, ये जो बात, all of you are talking only की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, हमको क्यों नहीं बताया? All right, these are national security matters. They have to be only communicated on need to know basis. If you take that line and discuss hereafter, I'm here with you. Otherwise, I'm leaving. बस तो जनरल साहब एक चीज, हाँ हाँ जनरल साहब, इसमें मैं वही हमको ओपिनियन ऑफ मिस्टर आजाद, बट दिस इज व्हाट आई फील. नो सर एक सेकंड मैं अपनी बात कह दूं तो सर, बात कर रहे हैं कि जो इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं है. नहीं एक चीज मैं कह दूं तो आपको शायद बात क्लियर एकदम साफ हो जाएगी. वो ये कि जो हम सेना से कोई जवाब ही नहीं मांग रहे, हम ना उनसे ये कह रहे हैं कि आप ये जानकारी दीजिए, हम पॉलिटिकल लीडरशिप से बात, जो का कम्युनिकेशन मीडिया के साथ उसकी बात कर रहे हैं, तो वो साइड रख देते हैं. तो आपके एजेंडा में कुछ और बिंदु थे, मैंने सोचा उस पे करेंगे ये बात. एक बात Absolutely. I think Mr. Azad, these guys are, their agenda is different. I think I'm leaving. General, we just have 5 minutes. Let's be with them. Just 5 minutes more. तो हमारा कोई एजेंडा नहीं है सर. हमारा एजेंडा सिर्फ ये है कि कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और पॉलिटिकल लीडरशिप से जवाबदेही मांग रहे हैं. हम ये नहीं करेंगे आर्मी को जवाब देनी चाहिए. That you can sort out with other people, not with me. बिल्कुल नहीं. आपसे हमने इसलिए कुछ कहा, आपसे हमने कुछ ऐसा, नो वी हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर योर फॉर आर्म फोर्सेस सर, और हमने आपसे कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल सवाल भी नहीं किया. Stick to the agenda. So the agenda is whatever happened in last entire week, we are discussing the things. मैं ये आपसे ये बस जानना चाह रहा था कि anyway, you guys are not in a correct frame of mind. All right, I'm leaving. This is not. सर एक सेकंड आप रुके. Senior journal and a senior IPS officer to discuss your politics. No सर, मैं आपके पास पूरा वो है, आप
आई एम लिविंग। एक सेकंड सर, मैं आपसे कुछ, ओके, सो जनरल यादव इज नॉट विद अस एनीवे। सो मेरा जो अगला सवाल था वो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो उसके बाद जो पूरा का पूरा एक मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन चला। जैसे भारत की तरफ से सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारे सबूत दिए गए और उससे साफ हुआ एक चीज़ की बहुत सारा डैमेज हुआ है, पाकिस्तानी बेसेस को बहुत बड़े पैमाने पर एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया गया है। उसके बनिस्बत हमारे यहाँ पाकिस्तानी सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ पर कोई सबूत नहीं थे, इस तरह के कोई वो नहीं दिखे, जिससे ये साबित हो कि वास्तव में उनको, इसके बावजूद पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर एक विजय और ये सब चीज़ें भी मनाई गई, और उनकी सेना ने भी उस तरह के आयोजन किए और उसके वीडियोज़ लगातार आए। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा दौर रहा, इसमें कन्फ्यूज़न पैदा हुआ, इसको लेकर मैं थोड़ा-सा आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि आज भी टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या ये संभव है कि कोई इतने बड़े झूठ इतने बड़े पैमाने पर फैलाया जा सके, जो कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस सीज़फायर के बाद हो रहा है? देखिए, यशु सर से अगर एक सवाल इसमें ऐड कर सकूं यशु सर, बिकॉज आई थिंक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जनरल यादव, हम लोग जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस कर रहे थे वो जर्नलिस्ट के तौर पर कर रहे थे, उनसे पॉलिटिकल आंसर्स नहीं मांगे गए थे। नहीं लेकिन मांगे आपसे गए थे। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो हमने न्यू नॉर्मल्स सेट किए हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को ये मैसेज बड़ा साफ हो गया है कि अगर आगे कोई आतंकी हमला होता है, एक तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ट्रीट करेंगे एंड द कॉस्ट फॉर दैट एक्ट ऑफ वॉर विल बी मच हायर। क्या इससे इंडिया के लिए भी जो है हमारी सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस विल हैव टू बी सो मच मोर, हम इट विल बी इजी कि हमें एक जिटरी रखा जाए, ऑन द एज रखा जाए? आप कैसे देखते हैं न्यू नॉर्मल्स को? नहीं, दैट इज अ वेरी वेरी गुड एंड अ डेलिकेट एंड अ टफ क्वेश्चन टू आंसर, इसमें कोई शक नहीं। तो पहले मैं ये करूं या पहले वाला बताऊं? आप दोनों जो जैसे चाहें, जिस क्रोनोलॉजी में चाहें। ये हमारे लिए एक समस्या भी बन सकता है, ये हमारे लिए एक तरह का प्रेशर भी बन सकता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारा जो सुरक्षा कवच है 24 आवर्स तैयार है। कहने का मतलब है, देखिए, रीजंस जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वहां से कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है तो हमें तत्काल हिट करने में ये फायदा है कि हमारे जो एम्स हैं वो तुरंत रियलाइज हो जाएंगे। इसमें क्या हुआ कि हमने चूंकि 10-12 दिन सोच के किया, और सही भी किया क्योंकि और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि हमारी प्रिपेयर्डनेस भी ये होनी चाहिए। तो उसमें जैसे वो जैश ए मोहम्मद का वो मौलाना भाग गया और इतना डरपोक भागा कि अपने पूरी फैमिली छोड़ दी, फैमिली वाले मर गए, वो बच गया। लेकिन मेरा इसलिए इसमें यह भी कहना था कि अगर हम उस समय तुरंत स्ट्राइक करते, हो सकता है मिस्टर हफीज मिल जाते हैं कि जो हमारा टारगेट था, जैसे कि आईएसआई के हैंडलर्स, आफ्टर ऑल आतंकवाद में सबसे बड़ा अगर योगदान रहा है तो इस हैंडलर्स का रहा है। लॉजिस्टिक्स उन्होंने दिया है, सारी चीजें उन्होंने दी है, फंडिंग दी है, सारी चीजें उन्होंने दी है, तो उनको हिट करना तो बहुत जरूरी था। मतलब ये डिग्रेडिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द आईएसआई। तो इसलिए अब हमने अगर ये कहा है तो पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड क्या है। हर अटैक पर हम ऐसा करेंगे या एक बहुत बड़े अटैक पे करेंगे? तो इसलिए ये एक बड़ा ही डेलिकेट इशू है जिस पे एक सेपरेट डिस्कशन की आवश्यकता है। बट आई टोटली अग्री विथ यू, दिस विल क्रिएट अ ट्रेमेंडस प्रेशर एंड कॉल फॉर अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रेडीनेस, है कि नहीं? Right. जहां तक आपका पहला प्रश्न है, देखिए उसमें एक चीज मैं बड़ा ही सिंपली बताना चाहता हूं कि आजकल जो है मैक्सर टेक्नोलॉजी से सारे इंफॉर्मेशन, इवन जो इंडिपेंडेंट वॉरफेयर एनालिस्ट हैं, स्पेंसर हो, टॉम कूपर हैं, और भी कई लोग हैं जिन्होंने क्लियरली दिखाया है और बताया है कि इंडिया ने जो लॉसेस उन पे किए, सबसे जो जबरदस्त अटैक जिससे जो उनकी ये हिल गई उनका कॉन्फिडेंस, वो था सरगोदा एयरबेस और नूर खान पे जी। अब इसके बारे में आपने देखा होगा, चाहे जो भी ये बाकी लोग कहें, लेकिन तत्काल एक अमेरिकन प्लेन वहां पे लैंड किया था चेक करने के लिए कि कोई रेडिएशन लीक्स हैं कि नहीं। ऐसा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में हम शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन हर साल, आई थिंक जनवरी में, है कि नहीं? जी। लेकिन जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनके बारे में थोड़ी कोई बताता है कि हम कहां पे रखे। तो अगर किराना हिल्स हमारे लिस्ट में नहीं था
है कि नहीं? जी। भारती ने एयर मार्शल भारती ने भी कहा कि राणा हिल्स वाज नॉट ऑन आवर लिस्ट। हम्म। तो लेकिन ये जो हिट्स हुए हैं, इस हिट से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पाकिस्तान को ये हुआ है, और पाकिस्तान ने डीजीएमओ ने तत्काल इनको फोन किया। अब ये बात सही है, इंटरनेशनल प्रेस घुमा रहा है कि हमने फोन किया, उसने फोन किया, और इसलिए मैंने पहले ही कहा था, इंटरनेशनल प्रेस को डील करने के लिए हमें एक तरीका तो अपनाना पड़ेगा, एक मंत्री चाहिए। बल्कि आपने तो मंत्री कहा और स्पोक्समैन, मैं तो ये कहता हूं जब ट्रंप ऐसा कह रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था कुछ, और राइट। प्रधानमंत्री को अनाउंस करना चाहिए था सीज फायर। ये राइट। भी मैं बताना चाहता हूँ। तो इसलिए ये आवश्यक है कि जैसे भौगोलिक बदलाव हो रहा है सारे परिस्थितियों में, हमारे यहाँ भी वो बदलाव आना चाहिए, और जो हमारा जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनको ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी लेनी चाहिए ऐसे क्रिटिकल समय। ठीक बात। मैं एक और क्वेश्चन सिर्फ ऐड करना चाहूंगी और एक कमेंट भी यहाँ तो उनकी। हाँ। देखिए, जिनको हम हॉस्टाइल वेस्टर्न प्रेस मानते हैं, उन प्रेस में भी अगर आप रिपोर्ट्स देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन बड़ी मिसलीडिंग है। मुजीब मशाल ने जो रिपोर्ट फाइल की, और एक तो आधे लोग उनको पाकिस्तानी कह रहे हैं, वो दरअसल अफगान है, ये मैं क्लियर कर दूं। राइट। वो रिपोर्ट को अगर एक्चुअली जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है खोल कर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये लिखा गया है कि सिग्निफिकेंट डैमेज किया गया है टू पाकिस्तानी एयरफील्ड्स, एयर रडार्स Right. इंडिया की तरफ से, हाँ। और पाकिस्तान के दावे आर नॉट होल्डिंग। सिमिलरली वॉशिंगटन पोस्ट में भी कहा गया है कि एयर हैंगर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो ये प्रेस में जो है निश्चित रूप से आप जितना उनको दुश्मन मान ले, ये माना जा रहा है थ्रू इमेजेस, थ्रू टेक्नोलॉजी, कि इंडिया को एक अपर हैंड जरूर मिला इन स्ट्राइक्स में। लेकिन जो यशो सर से मैं एक बिल्कुल। सवाल पूछना चाहूंगी कि यशो सर, यहाँ पर ये जिस तरह के स्ट्राइक्स हुए, और जैसा आपने कहा कि इस दफा जो है ऐसा नहीं था कि इंडिया ने बिल्कुल तुरंत किए तो वो जो मेन टेररिस्ट है वो निकल गए, लेकिन बहावलपुर तक हम अंदर घुस गए, 100 किलोमीटर तक अंदर हमने स्ट्राइक किया यहाँ पर। ये जितने जगहों पर जो डैमेज किया गया है, सेमिनरीज हो, टेरर इंफ्रा हो, इन सबको रीग्रुप करने में, रीबिल्ड करने में कितना वक्त लग पाता है? आपको लगता है कि वो जल्दी ऑपरेशन हो जाएंगी इस तरह की क्रॉस जो लॉन्च पैड्स होती हैं जहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट को लॉन्च किया जाता है? देखिए, इसमें ऐसा है स्मिता कि कुछ जगह तो इनके जंगल वॉरफेयर थे, जहां हिट हुआ है जंगल वॉरफेयर स्कूल। उसके बाद कुछ तो इनके दौरे आम, दौरे खास वाले हैं, जो कि कहीं भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इनके कुछ ट्रांजिट कैंप्स हैं, तो वो तो तत्काल ये रेडी हो सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि इसके डैमेज होने के बाद जो जैसे फंडिंग है, फंडिंग के सप्लाईज हुए, वो जो आदमी इसमें कि इतने दिनों से करते रहते थे, उनको इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि इसमें टेररिस्ट तो मरे हैं। अब 100 के फिगर्स हमने दिए हैं, हो सकता है 60 हो, 70 हो, लेकिन पूरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी हिट हुआ है अपार्ट फ्रॉम दी टेररिस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हिट होने से हाँ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन और दूसरी बात यह है कि लॉन्च करने के लिए तो उन्हें वहीं से लॉन्च करना पड़ेगा जो जगह है, और वहां पे एलओसी पे से जो चौकसी है, जो फायरिंग है, उसमें रेडीनेस अभी जबरदस्त है। तो मैं समझता हूं हमें कुछ दिन के लिए या 1-2 महीने के लिए थोड़ी राहत मिली है। उसके बाद लेकिन इसको ये छोड़ेंगे नहीं। आई होप ये डिटरेंस बना रहे, और नहीं डिटरेंस हुआ और अगर एक बड़े पैमाने पे कार्रवाई होगी, तब मेरे ख्याल से मुश्किल। हम अभी बाहर की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 75 फॉरेन टेररिस्ट कश्मीर में हैं। ओरिजिनल अटैकर्स भी अभी नहीं पकड़े गए हैं पहलगाम के। उसमें से वैसे 3 और 3 जो मरे हैं वो बड़े ही नामी थे, लेकिन 75 हैं और 17 ही सिर्फ ये है। ये M4 कार्बाइन्स के आने से पूरी स्थिति बदल गई है, क्योंकि एक बहुत ही मॉडर्न वॉरफेयर का ये द लेटेस्ट गैजेटरी दे आते हैं। दूसरी बात, ये इतने टफ है, इनकी ट्रेनिंग इतनी टफ हुई है, खजूर खा के जंगल में पड़े हुए हैं 2 दिन से 3 दिन से। और जो लास्ट पॉइंट है वो जरा और हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा सिक्योरिटी के, कि वो आदमी बॉर्डर से क्रॉस करके पहलगाम तक आ गया, विच इज क्वाइट इंटीरियर। तो इसका मतलब देयर इज ओवरग्राउंड सपोर्ट। तो विजुअल थिंकिंग जो है जितनी भी रहे, लेकिन सिक्योरिटी के लिए जो चैलेंजेस हैं वो काफी है। बिल्कुल। इसीलिए तो ये दूसरा ये कि मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा 4 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें अंत जो हुआ है वहां पर भारतीय सेना ने अपने को एक बहुत अच्छी और सॉलिड पोजीशन पे खड़ा किया,
उसने जो सैटेलाइट सबूत और ये सारी चीज़ों के साथ आखिरी जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और डीजीएमओ ने जो की थी और उसमें सबसे बड़ी बात रही कि कभी भी इस तरह के उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, अगर दूसरी साइड को लगता है कि नहीं तो वो उसको काउंटर करता है, पर पाकिस्तान की तरफ से कोई काउंटर आया ही नहीं। तो वहाँ पर वो लड़ाई हमेशा अब मीडिया में और फॉरेन मीडिया में कैसे इसको नैरेटिव के ज़रिए, प्लांट के ज़रिए कैसे इस चीज़ को इस पर किया जा रहा है, वो एक अलग लड़ाई है जिसको लड़ने की ज़रूरत है। इसका दूसरा एक और पहलू है विकास, जी। आप कुछ अपने पॉइंट्स इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखें, उसके बाद मुझे थोड़ा-सा टर्की के साथ जो रिलेशनशिप बनी है, जो सिचुएशन बनी है, उस पर थोड़ा-सा बात करनी है आप दोनों से। एक विकास एक चीज ऐड कर दूं। जी, जी। जी, जी। इंटरनेशनल प्रेस के बारे में जो बात है ना, जैसे कि स्मिता को मैं बहुत दिन से जानता हूं, इनका जो रेपुटेशन है वो एक फियरलेस इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का है। हमारे देश को एक्चुअली वी शुड फील्ड पीपल लाइक हर, जो एक विजिबल फेस है, इंडिपेंडेंट फेस है, गोदी मीडिया का पार्ट नहीं है, तो उससे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। हुँ। तो अगर हम वही वही देखिए, इट इज एक्सपेक्टेड ऑनलाइन, गवर्नमेंट के जो स्पोक्समैन है वो तो रहेंगे ही, लेकिन आप बाहर अगर आप देखिए, जितने डिफरेंट तरह के लोग आपके सामने आते हैं, एनालिस्ट हैं, न्यूज़पेपर्स वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये लोग बयान देते हैं, देन पीपल लिसन। ठीक बात। सी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक नया टैक्टिक्स जब तक हम नहीं करेंगे अडॉप्ट, तब तक हमें वी शुड चेंज विद टाइम्स, हुँ। दैट्स ऑल। विकास? जी, जी। सर, मैं टैक्टिस जो आपने लास्ट में वर्ड बोला है, तो मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ। इस बार ये पूरा जो मामला शुरू हुआ 22 तारीख से, तो उसमें एक चीज़ जो है वो मतलब बहुत नेपथ्य में चली गई है, जिस तरीके से पूरा सूचना तंत्र की जो फेल्योर थी, आप आईबी के आई थिंक डायरेक्टर भी रहे हैं। हुँ। तो जिस तरीके से वो पूरा सूचना का फेल्योर है, या आप उसको किस तरह से देखते हैं, एक तो वो, और जो टैक्टिक्स की आपने बात कही, ये पूरा युद्ध अगर हम इसको कहें 2 मिनट के लिए, जो कि खैर नहीं है टेक्निकली, हुँ। तो ये पूरा टैक्टिक्स पे लड़ा गया। ना हम अपनी सीमा से बाहर गए, ना वो अपनी सीमा से बाहर गए, और पूरा ड्रोन का एक तरीके से वारफेयर हुआ। तो उसने बताया कि भविष्य में भी जो है वो युद्ध का चेहरा किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो बस मेरे यही 2 मतलब वो हैं हुँ। क्वेरीज़ हैं सर। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आपने सूचना के बारे में बात की, इंटेलिजेंस इनपुट्स के बारे में। देखिए, मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 35 साल के ये आतंकवादी इतिहास में 16 साल ऐसे थे जहां 1000 से ज्यादा मौतें हुई, है ना। कहने का मतलब जी, जी। ये है कि डिफेंसेस आप पे कितने भी स्ट्रांग रहे, वो समय समय पर तो ये करेगा ही। आप देखिए, छत्तीस सिंहपुरा हुआ, राइट। अरे 99 से लेकर ये जो वाकया है चलता ही आ रहा है। अब सवाल ये है कि उस समय इंटेलिजेंस थी, इंटेलिजेंस था, वो उसके वैली के बारे में लोग वहां पे सर्च कर रहे थे, ये भी लगाए। हो सकता है वो डाइवर्जनरी टैक्टिक भी हो, क्योंकि इंटेलिजेंस में क्रॉस इंफॉर्मेशन काफी चीजें इनपुट्स होती हैं। सीआरपीएफ ने ये कहा कि जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तब हम वहां वैश्यकरण ऐसे में अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करते हैं। हुआ ये कि इस बीच में जो प्राइवेट जो ट्रैवल या ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने उसको चालू कर दिया। पुलिस कहती है हमने क्लियरेंस दे दिया, लेकिन वो कोई डिफेंस नहीं। सवाल ये है, अगर मैं एसपी हूं, हमारे इलाके में इतने लोग जा रहे हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि हम वहां पे सिक्योरिटी दें। तो पता उस होना हिसाब से चाहिए। मैं मानता हूं नो। कि ये इसका भी फेलियर है और सिक्योरिटी का, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और जो दूसरी बात आपने पूछी, ये मॉडर्न वॉरफेयर के, बिल्कुल ये हाईटेक वॉर है, इसके बारे में अब हमें सोचना पड़ेगा बड़ा सीरियसली। वो ये सोचना पड़ेगा, बल्कि तो मैं ये भी कहूंगा कि अब जो है अग्निवीर के पॉलिसी के हमें रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें अग्निवीर में बल्कि हाईटेक लोगों को लेने चाहिए टू डेवलप आवर हाई एंड कैपेबिलिटी, जो आईआईटीएंस हो, जो प्रिसिजन इंजीनियर्स हो, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हो वगैरह हो। और हमें फुट सोल्जर्स और चाहिए। फुट सोल्जर्स वो जो हमारी रक्षा करते हैं जान देके, उनके लिए तो वो पूरी आर्मी की फौज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पीओके कैप्चर करना चाहते हैं, वो तो हमारा आदमी ही जाके झंडा गाड़ेगा, ऊपर से तो कुछ नहीं होगा। और आज अगर आरआर सेक्टर, आरआर जो है एक यूनिट 2 सेक्टर संभाल रही है क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं, तो ये तो गलत है। क्योंकि हमारा टेरेन इतना ट्रेचरस है वहां पे कि आपको फुट सोल्जर्स पूरे रखने पड़ेंगे। सो बहुत सारी चीजें हमें सोचनी होगी। आज का जो हाईटेक वॉरफेयर है, इसमें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, आप देखिए, इसका सबसे बड़ी बात यह है कि एक लर्निंग लेसन है पूरे वर्ल्ड के लिए।
दो सिस्टम्स लड़ रही थी। एक तरफ से वो बिडे, वो 40 सैटेलाइट्स वाली जो चाइना की थी विद टर्की, और दूसरी तरफ से ये रशियन सिस्टम थे, रफाइल सिस्टम्स थे। अब जितने, और एक चीज और बता दूं, लड़ाई में कोई आपके साथ नहीं रहता है, सिर्फ एक आर्म्स मैन्युफैक्चरर आपके पीछे खड़ा रहता है, आपका दोस्त, क्योंकि उसको मालूम है कि और बेचना है धंधा और मिलेगा। हम वो कैसा बिल्कुल। काम कर रहा है। ये राइट। दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। और इसलिए इस हाईटेक वॉर में वी हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स। मुझे लग रहा है कि जो जानकारी आपने दी है, इस जानकारी पर आज की चर्चा में और बहुत अच्छी रोशनी लेफ्टिनेंट जनरल यादव इसमें डाल सकते थे, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। मैं एक बार फिर से इसको साफ कर दूं कि उनसे जो हमारी बातचीत थी वो आर्मी टैक्टिक जो भी थी, उनकी जो रणनीतियां होती हैं और उसका जो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में जो भारत की सेना ने अचीवमेंट्स थे, उस पर उनसे हमें बात करनी थी, लेकिन वो उस चीज़ से कहीं थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन हुआ, गफलत हुआ, वो हमारे साथ नहीं है। भारतीय सेना के अचीवमेंट और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर के उस पे हमारा कोई इस तरह का वो नहीं है कि ना उस पे हमने कभी कोई सवाल उठाया अभी तक, ना उस पर हमारी ऐसी कोई मंशा है। लेकिन हाँ, सरकारों का जो कुछ रवैया है, जो कदम है, उस पे उससे बात करना और उससे सवाल पूछने का काम हमने किया, और हमें लगता है कि हम उस चीज़ को इससे बहुत सेपरेट करके ही करना चाह रहे थे। मैं टर्की की बात पर आना चाह रहा हूँ। टर्की को लेकर भारत सरकार ने 2 बहुत अहम फैसले किए हैं। एक तो जिसका ज़िक्र किया कि वो जो एयरपोर्ट पर उनकी एक टर्किश कंपनी है जो ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम देती है, उसको एक तरह से सिक्योरिटी से फ्री वो मिला हुआ था, जिसको भारत सरकार ने इमीडिएट इफेक्ट से ख़त्म करने का वो किया है। दूसरा, टर्की के जो राजदूत थे जिनका यहाँ पर क्रेडेंशियल सेरेमनी होनी थी, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स राष्ट्रपति को सौंपने थे, उसको पोस्टपोन कर दिया है भारत सरकार ने, राष्ट्रपति भवन ने, अगले कुछ समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए। ये 2 चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर अलग-अलग मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी देख रहा हूँ, उन्होंने अपने-अपने स्तर पर जो भी टर्की की यूनिवर्सिटीज़ के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट थे, एजुकेशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, उसको कैंसिल किया है। मेरे पास लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एक प्रेस रिलीज आया है। जेएनयू ने इस तरह का एक फैसला किया है, जामिया ने इस तरह का एक फैसला किया है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। टर्की को लेकर मेरा एक सवाल है, हमें उम्मीद थी कि टर्की कम से कम न्यूट्रल बिहेव करेगा, पर अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो टर्की का इंडिया के या भारत के प्रति नज़रिया हमेशा से एक किस्म का दुर्भावनापूर्ण रहा है, और वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में जाएं तो जो बहुत सारे इन्वेडर्स थे वो टर्की से आए भी थे हिंदुस्तान में, तो वो भी एक हिस्टोरिकल वो नज़रिए से। और एर्दोआन जो हैं, जो जाने जाते हैं, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखने के लिए जाने जाते हैं। वो अपने आप को जो नया ऑटोमन उसका साम्राज्य बना रहे हैं अपना, अपने सपनों का, उसमें अपने को नया उस्मानिया साम्राज्य के लीडर के तौर पर देखते हैं, या इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर के तौर पर देखते हैं, वो देखते होंगे, तो शायद इसलिए भी उनका अपना एक झुकाव उधर हो। लेकिन मेरे ख्याल से इस लड़ाई में पहली बार टर्की ने इतना ज़्यादा जो ओपन वो किया है। क्या भारत के पास अब और ज़्यादा विकल्प हैं? क्या चीज़ें फॉरेन डिप्लोमेसी के उसमें चल रही हैं? स्मिता, थोड़ा-सा अगर आप हमें बता पाएँ। एक तो जो सिर्फ पॉइंट ऑफ क्लैरिटी थोड़ा सा ऐड कर दूं कि कल ये जो क्रेडेंशियल प्रेजेंटेशन समारोह होना था, उसमें सिर्फ टर्की ही नहीं था, उसमें हाँ। बांग्लादेश के भी नए उच्चायोग को देना था, प्लस कोस्टा रिका, 2-3 और देश थाईलैंड भी था। खैर थाईलैंड भी था, उससे फिलहाल जो है पोस्टपोन किया गया है। डिप्लोमेटिकली इन सब चीजों के मायने होते हैं, आप एक संदेशा भेजने की कोशिश करते हैं। एक दफा हमें याद है कि इंडिया और चाइना के बीच में जब बहुत ज्यादा टेंशन चल रहे थे इन्फिल्ट्रेशन को लेकर, निरुपमा राव मेनन उस वक्त हाई कमिश्नर एम्बेसडर थी वहां पर बीजिंग में, और उनको बहुत लेट नाइट समन जारी किया गया था फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। तो वो जब गई थी वहां पर समन जारी होने के बाद में, शी रिफ्यूज टू शेक हैंड्स। तो वो एक डिप्लोमेटिकली एक ऑप्टिक वाइज एक मैसेज जाता है कि कि आई हैव सॉर्ट ऑफ, इट्स माय रिबफिंग यू। ये सारी चीजें नुआंसेस मैटर करती हैं, लोगों को शायद लगे कि इनकी मैटर नहीं होती है। देखिए, तुर्की को लेकर मैं एक चीज ये कहूंगी कि लोगों का जो गुस्सा है वो जायज है, जस्टिफाइड है। राइट। अर्डोआन की जो स्टैंड्स रही हैं, एक बात होता है कि अगर आप चुप रहें तो वो फिर भी लोग शायद हजम कर जाते हैं, लेकिन आपने जो है लगातार बयान दिए हैं और एक फ्रेंडली आपने वार्निंग भी दे दी है कि और कोई एस्केलेशन ना हो। और शहबाज शरीफ तो जब जब बयान देते हैं ऐसा लगता है कि आजकल कोई ऑस्कर अवार्ड विन लिया है
आई वुड लाइक टू हम्म थैंक माय ब्रदर, माय फादर, माय मदर। उनका वो ट्रॉफी विनिंग स्पीच ही खत्म नहीं हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। वो आई वुड लाइक टू थैंक माय डॉग्स, माय पैरट्स, माय पिजन, यही चल रहा है उनका। वो अपने आप में इट्स अ पेन रीडिंग हिज स्टेटमेंट्स। इवन लेकिन बार बार तुर्की का नाम आना सीज फायर का और अनाउंसमेंट में उन्होंने 20-25 लोगों को क्रेडिट दे दिया। उसमें तो दे दिया। अब देखिए ये हमारी आर्म फोर्सेस नहीं, ये पहली बार हुआ है इन अ हॉस्टिलिटी विद पाकिस्तान की टर्किश ड्रोन्स की बात की गई हो और जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसके बारे में जानकारी दी गई हो। ये बिल्कुल जायज है लोगों का गुस्सा एक ऐसे वक्त में जब कुछ महीने पहले जब तुर्की में अर्थक्वेक आया, वहां तमाम देशों ने अपने अपने आर्मी की टुकड़ियों को भेजा था राहत ऑपरेशन कार्य के लिए। ऑपरेशन दोस्ती के तहत भारत ने भी काम किया, वहां फील्ड हॉस्पिटल तैयार किया। हाँ। इनफैक्ट जो भारत की टीम वहां गई थी उसी टीम ने फील्ड हॉस्पिटल अभी हाल में म्यांमार अर्थक्वेक्स के दौरान भी बनाया। हाँ। और इसकी तारीफ भी की गई थी, इसके लिए शुक्रगुजार भी था। लेकिन जो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि लोगों को ना दे शुड नॉट लूज साइट की काफी बार जो आप कह रहे हैं और पॉलिटिकली जो बातें कही जा रही हैं, दे मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ग्राउंड सिचुएशन। ये सही है कि आप तुर्की के साथ गुस्से में हैं। सिलेबी जिस कंपनी को आपने इस वक्त सिक्योरिटी ऑपरेशंस आपने हटाया है, देखिए वो कंपनी 15 साल से ऑपरेट कर रही है। टर्की और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट ये रिश्ते सामने आए हैं। ये तो पिछले कुछ बहुत लंबे वक्त से ओआईसी में टर्की हैज बीन अ बिग सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान। ये सिर्फ और सिर्फ इस हमले की वजह से अचानक तो 15 साल से जो कंपनी आपका काम कर रही है, अगर उस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी तो ये आपको सोचना होगा कि अभी आप उसको सिक्योरिटी थ्रेट ट्रीट करो। और उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, हमारी ओर से इसमें दावा किया गया कि उसमें अर्दोगान के जो फैमिली के स्टेक्स हैं जो उस कंपनी ने रिजेक्ट किया है। एक्चुअली जो लोग टर्की में हैं, जो लोग जानते हैं, उनका कहना है कि ये जो कंपनी है, इनके रिश्ते दे आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू द टर्किश ऑपोजिशन। जो विपक्ष है इस वक्त टर्की के अंदर अर्दोगान के खिलाफ हैं, एक्चुअली दे आर ओल्ड केमालिस्ट एलीट्स और ये कंपनी इज क्लोज टू द ऑपोजिशन। तो कहीं ना कहीं एक तो शायद पता नहीं होमवर्क में क्या हुआ और अभी हमारे ऑपरेशंस, क्योंकि अदानीज ने भी अपने पोर्ट में गोवा, दिल्ली, मुंबई काफी जगह है इनके ऑपरेशंस। अब जैसे गोवा में दे आर द ओनली कंपनी दैट इज हैंडलिंग ग्राउंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस। तो कुछ तो हमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी अभी, यू नो, फॉर दीज थिंग्स टू सेट इन। लेकिन आप जब ये कहते हैं ना कि भाई टूरिज्म बॉयकॉट कर दो, देयर हैज टू बी अ लिटिल सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। लास्ट ईयर टर्की रिसीव्ड अराउंड 50 मिलियन ग्लोबल टूरिस्ट्स दुनिया भर से, जिसमें 3.5 लाख इंडियंस थे। तो ये वो सेम इम्पैक्ट नहीं होगा जो मालदीव्स में जब आप बॉयकॉट टूरिज्म आप कहते हैं, क्योंकि मालदीव्स में इट्स अ मच हेवियर परसेंटेज ऑफ इंडियन टूरिस्ट है। और हमें ये बात भी समझ के चलना होगा कि हमारी जो सरकारें हैं, क्या वो डायरेक्टली पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ विल दे गेट इनटू अ कॉन्फ्रंटेशन? नॉट। हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनी हुई है, हमारे एम्बेसडर सीजीआई वहां पे तमाम टर्किश कंपनीज के साथ मुलाकात कर रहे हैं। एंड अर्दोगान की आज की तारीख में दुनिया में जो प्लेसमेंट है, आप देखिए अर्दोगान की वजह से यू सी एन एंटायर रीसेट यूएस सीरिया रिलेशंस में। आज सीरिया में एक ऐसे लीडर को डोनाल्ड ट्रंप साथ खड़े होकर जो है पूरी तवज्जो और लेजिटिमेसी दे रहे हैं, जो अलकायदा का लीडर था, जो ग्लोबल टेररिस्ट था, जिसने इतना खून बहाया है। रशिया यूक्रेन के बीच में 3 साल के युद्ध के बाद आज पहली डायरेक्ट टॉक्स हम अब आप जब बात कर रहे हैं तो अंकारा में इस वक्त जारी है और चर्चाएं चल रही हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन आने वाले दिनों में वहां आएंगे डायरेक्ट टॉक्स के लिए, डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे और तुर्की यूएस का नेटो मेंबर भी है। तो मेरा कहना यह है कि आप जो गुस्सा अपना डायरेक्ट करें, प्रोपोर्शनेट रखें, क्योंकि आपको ये रियलाइज करना होगा कि ऐसा नहीं है कि आपके गुस्से की वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपना रिश्ता तोड़ देंगे तुर्की के साथ। और तुर्की से बड़ा भी ज्यादा जो विलेन है वो चाइना। चाइना का तो कहीं ज्यादा डायरेक्ट इम्प्रिंट है इन दिस एंटायर एस्केलेशन। लेकिन आपने चाइना के साथ अभी गलवान हो गया, उसके बाद आपने बातचीत की, अदानी के वहां पे बिजनेस चल रहे हैं, उनके वर्कर्स आकर यहाँ पोर्ट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। So if the government is not willing to escalate it into a direct political leadership, मुझे लगता है लोग जो भी अपना रिएक्शन दे थोड़ा सा सेंस ऑफ प्रोपोर्शन रख कर दे, क्योंकि जो डिफेंस कॉलोनी में बहुत सारे हमारे रिटायर्ड फौजी टीवी और सेट्स अपने तोड़ रहे थे गलवान के बाद में, आज की तारीख में क्या हो रहा है? कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी चल रही है। तो वी शुड नॉट लूज साइट। फॉरेन पॉलिसी में लोगों को भड़काना आसान होता है, लेकिन एवरीथिंग डज नॉट ट्रांसपायर एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसा कि लोग चाह रहे हैं। तो टर्की को अगर आपको बॉयकॉट करना है, टर्की से आप मार्बल्स बहुत ज्यादा आती है इंडिया में, 70% ऑफ इंडिया की मार्बल इंपोर्ट्स आर फ्रॉम टर्की। टर्किश एप्पल्स आ रही हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट का परसेंटेज है टू टर्की, दैट्स एक्चुअली ओनली 1.5% ऑफ आवर एक्सपोर्ट गोज टू टर्की। तो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट नहीं है टर्की हमारे लिए, ना ही टर्की के लिए हम बहुत बड़े एक्सपोर्ट मार्केट है। बिजनेस को हम हर्ट कर सकते हैं,
ये स्टेप्स होती हैं, देयर हैज टू बी अ फेज्ड आउट एस्केलेशन, व्हिच आई एग्री, आप स्टेप्स लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि डोंट लूज द बिगर पिक्चर, कि आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि आपकी बॉयकॉट कॉल से तुरंत जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर ये टेंशन पूरी तरह से एस्केलेट हो ठीक जाएगी। बात। यशु सर, आप क्या कहना चाहेंगे टर्की के रिलेशन को लेकर? अभी जो हाल में हुआ है वो जिसको कहते हैं ना इमीडिएट रिएक्शन हुआ है, और इसलिए जैसे इस कंपनी के बारे में इन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम था, और अगर ये ऑपोजिशन के इंटरेस्ट हैं इसमें, तो मान लीजिए अगर रखें तो उसका भी एक डायरेक्ट सिग्नल जाता है कि आप प्रेसिडेंट अर्दोगान के खिलाफ हैं ओपनली। सो ये थोड़ा डेलिकेट इशू है, इसे जरा समझ के नीजक रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और मैं राइट। समझता हूं कि ये सेटल हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि टर्की के जो कॉप्टर्स थे वो तो काम किए नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जितने भी आए एयर डिफेंस में, दे वर थ्रोन आउट। स्मिता लाइव कनेक्शन भी चली चला गई गया। है। विकास, टर्की हम्म। वाले इस पे आपके पास कोई पॉइंट है कुछ हाँ, कुछ चल। रखने के, तो आप अपना शेयर करिए। तुर्की पे जो है मैं अभी विदेश मंत्रालय की जो है ना रिपोर्ट देख रहा था, हाँ। उसमें 2018 से और 2023-24 तक के आंकड़े हैं। तुर्की के साथ जो हमारा टोटल ट्रेड हुआ है वो 2018-19 में $7,840 मिलियन का था, और 2023-24 में वो 10,430 तक आ गया है। मतलब हमारा ट्रेड तो अच्छा खासा बढ़ा है, मतलब इंपोर्ट भी बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, वो दोनों चीज़ें। दूसरा जो बात कही गई कि तुर्की ने साथ दिया पाकिस्तान का और वहाँ ड्रोन पाए गए, तो यही रिपोर्ट बताती है कि भारत के प्रधानमंत्री भी जो है वो जब ये G20 का समिट हुआ, इनसे मिले, तुर्की के एर्दोआन राष्ट्रपति से। अर्दोआन से, और दोनों देशों की भी जो बात हुई उसमें डिफेंस के सेक्टर पे भी बात हुई कि दोनों देश एक दूसरे से डिफेंस टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे, हथियार खरीदने में भी बात करेंगे। तो जिस तरीके से मुझे लगता है अभी तो जो हालत है वो जी। लगभग प्रूवन है कि टर्की से कम रक्षा के मामलों में कुछ भी लेना देना करना ठीक नहीं है। हाँ। बहुत ही इस तरह के दोयम दर्जे के उत्पाद बनाता है जो कुछ काम नहीं करते। हाँ जी, तो मैं वही सोच रहा था कि अगर मान लीजिए वो सिरे चढ़ जाती और हम तुर्की से हम हथियार खरीद लेते तो उसके बाद खैर ये चीज़ें हैं। और जहाँ पूरा ये मामला जहाँ से शुरू हुआ, वो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से बात हुई। उनकी जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये कह रही है कि तुर्की जो है वो कुछ भी करेगा इस पूरी सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के लिए। ठीक है, उसको वो किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और किस तरीके से जैसे वो पूरा एकदम से हम मेरे देख ख्याल रहे से हैं। स्मिता, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं कि उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को समर्थन दिया है। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और उनकी confusion. स्टेटमेंट्स बड़ी आपत्तिजनक हैं, बड़ी हाँ। प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि उन्होंने कंडेमनेशन भी डायरेक्टली जो है इन अटैक्स का नहीं किया था फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ। बहुत देर से आया, जो भी आया वो गलवान बड़ा पहलगाम वाले condemnation अटैक था, का भी नहीं कंडेम बल्कि किया। लगातार जो है सिंपैथाइज किए जा रहे थे शहबाज शरीफ के साथ में कि ये प्रोवोकेशन हो रहा है, ये मिसाइल स्ट्राइक्स हो रहा है। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि देखिए, टर्की इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विद पाकिस्तान टुडे, और ये रिलेशंस जो है टर्किश अंपायर मतलब ऑटोमन एम्पायर के पहले से चल रही हैं। वो कैलिफ पर मुस्लिम्स के भरोसे की बात हो, इस्लामिक रिलेशंस की बात हो, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में पाकिस्तान के मेंबरशिप को भी टर्की सपोर्ट करता है। इट्स अ प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप फॉर अस विदाउट अ डाउट। लेकिन मैं बस ये लोगों को कहना चाह रही हूँ कि डोंट लूज साइट ऑफ द फैक्ट कि आज की तारीख में जो रिवॉल्विंग सिचुएशन है, देखिए कभी चीन दरअसल अमेरिका का बहुत मजबूत एक तरीके का एलाय हुआ करता था, पाकिस्तान एलाय हुआ करता था यूएस का, और चीन के साथ यूएस के बीच में, निक्सन माओ के बीच में जब दूरियां घटी और फाइनली डिप्लोमेटिक रिश्ते खुले, तो उसमें पाकिस्तान ने भूमिका निभाई थी। आज वही पाकिस्तान इज ऑल वेदर फ्रेंड्स विद चाइना, और चाइना और रशिया, जो रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक स्पेशल रिलेशनशिप है, आज उनके बीच में रिलेशनशिप इतनी ज्यादा नजदीक नहीं है। तो एवरी कंट्री एट द एंड ऑफ द डे टुडे आज अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहा है। दूसरी बात है, दुनिया भर में आज नैतिकता इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आज जितनी भी विदेश नीति है, उनके जो स्तंभ हैं वो रियलिज्म है, वो ट्रांजैक्शनल है, वो बिजनेस है। तो भारत को भी इसी हिसाब से अपनी जो है आने वाली दिनों की दिशा दशा तय करनी होगी। मेरे लिए बड़े क्वेश्चंस ये जरूर होंगे कि आने वाले दिनों में, देखिए ये जम्मू कश्मीर को लेकर हम किसी हालत में वापस से वो नैरेटिव नहीं बिल्ड कर सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है जी। टूरिस्ट का आना, पर्यटकों का आना सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के हिसाब से नॉर्मलसी नहीं होता है, और उसमें आप गार्ड्स डाउन नहीं कर सकते हैं। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में कोशिश जरूर होगी और ज्यादा क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स।
और अगर वो होती हैं तो इंडिया का एस्केलेशन का फ्रेमवर्क क्या होगा वो जरूरी हो जाता है। हम कहाँ तक एस्केलेट कर सकते हैं वो जरूरी हो जाता है। हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी के तौर पर हमारी जो रोबस्ट ग्रोथ रेट है, कॉस्ट ऑफ वॉर हम नहीं कह रहे हैं, जितने सेना के लीडर्स हैं, जनरल नारवाने हों, राइट, वो कह रहे हैं कि वॉर इज नॉट रोमांटिक, वॉर इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी। ठीक बात जो है। पूर्व डीजीएमओ जनरल विनोद भाटिया के साथ मैंने बात की है, मेरे यूट्यूब स्टेशन पर है, उन्होंने वाजपेयी जी को याद किया ऑपरेशन पराक्रम के दौरान, जब 2002 में उन्होंने कहा था, पहले तो ये कह दिया था कि लड़ाई होगी और आर्या पार की होगी, लेकिन बाद में जब लड़ाई नहीं हुई, ट्रूप्स रह गए सेना हमारे बॉर्डर पर इतने महीनों के लिए, उन्होंने कहा कि हमको ये नहीं समझ में आया कि अगर हम वॉर शुरू भी करते तो खत्म कहाँ करेंगे। तो इट इज इजी टू स्टार्ट अ वॉर बट नॉट इजी टू अंडरस्टैंड की वेयर टू फिनिश। बिल्कुल तो ठीक ये बात सारे जो हैं सेंसिबल कंट्रीज थिंक अबाउट इट, वी विल हैव टू बी ऑन आवर ओन। है। हमें अपनी इंटरेस्ट बढ़ानी होंगी, हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ को बढ़ानी होंगी, हमें अपनी इंडिजिनस जो हमारी वेपन सिस्टम है उसको हमें बढ़ावा देना होगा। ये सारी चीजें इंडिया को करने वाली होंगी राइट, और हर चीज में हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज हर देश वही करेगा जो हम चाहते हैं। सारे देश अपनी अपनी राह चल पड़े हैं। कुछ चीजों को यू विल हैव टू टेक इन विथ a pinch of salt, कुछ चीजों को you will have to take in with some bitterness and heartbreak, but ये ग्रेज हैं, इन ग्रेज में आपको ऑपरेट करना होगा आज। एक चीज बस इसमें कहना चाहूंगा मैं कि ये जो न्यू नॉर्मल की पॉलिसी अब आया है, अगर यही पॉलिसी आगे कंटिन्यू रहती है, इसी के हिसाब से हम चलते हैं कि हर अटैक के बाद उसको एक्ट ऑफ वॉर मान के हम एक्ट करेंगे, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर डॉक्ट्रिन होनी चाहिए, क्या किस स्थिति में क्या आपके कदम होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्बिगुअस तरीके से आपने इसको वो कर दिया और बाद में फिर कुछ होता है तो आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो ये हमारी आज की बातचीत थी। हमसे बीच में शायद इंटरनेट कनेक्शन टूट गया है, जिसकी वजह से यशोवर्धन आज़ाद हमारे साथ नहीं हैं, उनका कनेक्शन जाने की वजह से। तो आज की इस चर्चा को हम यहाँ पर रोकेंगे। विकास, जी। आपको कुछ और ऐड करना था नहीं इसमें? सर। नहीं। तो हम इस चर्चा को रोकेंगे, उससे पहले रिकमेंडेशन पूरा कर लेते हैं। आज रिकमेंडेशन के लिए हमारे पास बस 3 ही लोग हैं। तो सबसे पहले स्मिता, आपका रिकमेंडेशन ले लेते हैं। वैसे तो देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे पूर्व उच्चायुक्त हैं TCR राघवन, उनकी जो किताब है पीपल नेक्स्ट डोर, वो उससे एक कल्चरल पीपल पर्सपेक्टिव से रिश्तों को देखती हैं। इट्स अ गुड रीड। और दूसरा जोशुआ वाइट हैं, अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट हैं जो पेंटागन में सीनियर पोजीशन में रह चुके हैं इन पास्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और उनकी ब्रुकिंग्स में एक पेपर है लेसन्स फॉर द नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर, वो उन्होंने हाल फिलहाल ही उसको लिखा है। तो मैं कहूंगी कि वो पेपर को भी जो है आप पढ़ सकते हैं, विच इज इम्पोर्टेंट। और कंक्लूजन में बस यही कहूंगी कि देखिए, हम लोग जो वापस से जनरल यादव जिस बात को लेकर नाराज हो रहे थे, पॉलिटिकल हमारी जो लीडरशिप है वो क्या कर रही है उस पर सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि यही पॉलिटिकल लीडरशिप पुलवामा हो या पहलगाम हो, इसको पॉलिटिसाइज भी करेगी। कॉफिन्स पर इलेक्शन चुनावों की रैलियों में जो है चर्चाएं भी होंगी, स्लोगन्स भी लगाए जाएंगे, लेकिन जब क्रूशियल सवाल पूछे जाते हैं उस वक्त अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ना खड़ी हो और सवालों के जवाब ना दे, बल्कि अपने ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमैट्स को जो है लड़ाई लड़ने के लिए आगे खड़े करें, तो वो निश्चित रूप से प्रॉब्लमेटिक है फॉर अ डेमोक्रेसी। बिल्कुल ठीक बात है। विकास, आपका रिकमेंडेशन क्या है? जी, मेरा सर 2 रिकमेंडेशन है। एक BBC हिंदी पे जो कमांडर उदय भास्कर हैं, उनका इंटरव्यू आया है कल, और तो वो इसी आलोक में है कि जो पूरा संघर्ष हुआ है उसमें किस तरीके से तकनीक का जो है पूरा रोल रहा है। और दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो हमारे यहाँ जो शशि थरूर जी का इंटरव्यू आया है, ठीक बात। वो तो मेरे भी 2 रिकमेंडेशन हैं। एक तो एक किताब आई है, पत्रकार हैं आशुतोष, उन्होंने एक किताब लिखी है रिक्लेमिंग भारत, तो उसको पढ़ें। वो 2024 के इलेक्शन के दौरान जो कुछ घटनाएं हुई उसका एक दस्तावेज बनाता है। और दूसरा मेरा रिकमेंडेशन भी है, जो कि श्रीनिवासन जैन जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शशि थरूर का एक इंटरव्यू किया है, उसको भी देखें। आखिर में मैं एक बात बस जोड़ना चाह रहा हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वरम यादव ने जो बात कही कि कोई एजेंडा है या क्या है, हमारा कोई एजेंडा नहीं, हमारा सिंपल एक लाइन का एजेंडा है। और ये बात मैं साफ इसलिए करना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि आपकी जो सिविल अथॉरिटी है
उससे आप किस तरह से उससे किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, और आपके हमारी जो आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस ने अपना काम बखूबी किया, और उसको लेकर हर हिंदुस्तानी के अंदर एक एक प्राउड की फीलिंग है, एक रिस्पेक्ट की फीलिंग है उस पे। और उन्होंने जिस तरीके से, जितना प्रोफेशनल तरीके से अपना कंडक्ट किया, और उसके बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन दी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, उस पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन जो कंट्रोवर्सी तैयार हुई है, जो एक नया तैयार हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद और उनकी घोषणाओं के बाद, उस पर लीडरशिप का गायब होना हमें सवाल पूछने का एक मौका देता है, और बहुत वाजिब सवाल हैं, इसलिए भी हम वो सवाल ज़रूर पूछेंगे। जनरल साहब को जो गफलत हुई, मैं कोशिश करूँगा कि उनको इसके बारे में वो करके इनकी गलतफहमी को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की जाए। कुछ विकास आप जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, जब हम बात कर रहे हैं तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप की पूरी बात हुई, तो पूरी कंट्रोवर्सी में जो है जिस तरीके से इस पूरे मामले का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, उसमें अभी एक नया एडिशन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आया है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने आज बयान दिया है, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने सेना को कहा है कि वो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। ये बड़ा आपत्तिजनक है। तो मुझे खैर इस पर जो हमारे मैं से बतौर एक चीज कहना चाहूंगी कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आर्म फोर्सेस को भी हम सेलिब्रेट करते हैं, हम उनको, उनकी इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एज जर्नलिस्ट नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए सवाल भी हमें पूछने का हक है। बिल्कुल। और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए सवाल अगर नहीं पूछते, अगर वॉल्टर क्रॉन्काइट वो सवाल नहीं पूछते जो पूछे गए थे, तो अमेरिका की लीडरशिप लगातार जो है अमेरिका को मिसलीड करती रहती वियतनाम वॉर को लेकर। सोल्जर्स के जान जाते रहते, बॉडी बैग्स काउंट होते रहते। बांग्लादेश में एक जर्नलिस्ट ने काम किया था, जनरल टिक्का खान ने उनको भेजा था, एंटनी मैस्करिनास नेविल ने। अगर उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं छापा होता जिसमें जेनोसाइड लिखा हुआ था, तो उस वक्त की जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी, वो अपने लोगों को यही बता रही थी कि एवरीथिंग वाज गुड अदरवाइज इन द सेक्शन ऑफ द कंट्री व्हिच लेटर ऑन बिकेम बांग्लादेश। तो आर्म फोर्सेस से भी सवाल, नेशनल सिक्योरिटी के सवाल, क्योंकि आपके जो इक्विपमेंट्स आप खरीदते हैं, क्या चाइनीज JF-10 फ्रेंच रफाल पर भारी पड़े, क्या रफाल ज्यादा उम्दा निकले, ये सवाल भी इसलिए पूछे जाने चाहिए ताकि आने वाले दिनों में इसकी स्कॉलरली भी एनालिसिस हो सके, और इसको पॉलिसी के तौर पर भी जो है लोग ऑब्जेक्टिवली डिस्कस कर सके फॉर बेटर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये जो जर्नलिज्म अगर आप करना चाह रहे हैं, सवाल हमें पूछने का हक है, ठीक है। हो सकता है कुछ सवाल आप बाद में पूछे, आप रुक कर पूछे, उनका एक टाइमिंग होता है, और बेबुनियाद सवाल ना पूछे, लेकिन सवाल पूछने का हक होना चाहिए। दिस इज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी लोग हो इन अ डेमोक्रेसी। ठीक बात। आप कह रही थी कि सिविल लीडरशिप का जो रोल था उसमें आज कैसे उसका वो क्रेडिट लेती है। आज मैं गया था एक रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पर जितनी भी स्क्रीन लगी थी, सारे स्क्रीन में इस जीत की फोटो और प्रधानमंत्री की फोटो विजुअल चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस दिन 7 तारीख को, उस दिन शाम तक में इंडिया गेट में बड़े होर्डिंग्स लग चुके थे ऑपरेशन सिंदूर की पोस्टर्स के साथ में, जिसमें मोदी जी का ही फेस प्रोमिनेंटली था, और पीछे आर्म फोर्सेस की एक सिलुएट बनी हुई। तो जो लोग इसका फायदा पॉलिटिकली उठा रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, उनसे फिर वो जो इस देश की जनता के पैसा से बनी ये सारी चीज़ें हैं, मुजस्समा, उसको सवाल भी पूछने का हक है। इसके साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। विकास, स्मिता, जनरल साहब और यशवर्धन आजाद, आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।